नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ट्रेड में। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे सहयोगी अभिषेक सतव्रतम भी मौजूद है। तो अगला 1 घंटा पूरा पावर पैक्ड रहने वाला है, जहां पर हम बाजार खुलने से पहले पूरी तैयारी आपके लिए करवाएंगे। बाजार के बड़े ट्रिगर्स लेकर आएंगे, ग्लोबल सेटअप कैसा है, स्टॉक से न्यूज, ऐसे स्टॉक्स कौन कौन से हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए और जिनको लेकर बड़ी खबरें हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की कुछ अहम रिपोर्ट लेकर आएंगे और साथ साथ आपको बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज के लिए वो कौन से बड़े ट्रिगर है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। शुरुआत ग्लोबल मार्केट से करेंगे, जहां पे हमने अमेरिकी बाजारों में, कल घरेलू बाजार जरूर बंद थे लेकिन अमेरिकी बाजारों में अच्छी बढ़त के साथ कारोबार हुआ। डाउ जोन्स में 293 अंकों की तेजी दिखी और नैस्डैक S&P 500 में भी बढ़त के साथ ही कारोबार हुआ और टेक और बैंकिंग शेयरों में वहां पर कल अच्छी तेजी देखने को मिली है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर भी आज तेजी के साथ ही संकेत मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आज मजबूती दिखा रहा है, करीब 70 अंकों की। तो उम्मीद है कि एक पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद है और ट्रंप के जिस तरह से बयान, ईरान पर नरम बयान आए हैं, उससे आगे पॉजिटिविटी दिख रही है रिस्क एसेट्स को लेकर। गोल्ड सिल्वर में हालांकि इस बीच मुनाफा वसूली दिख रही है क्योंकि डॉलर भी मजबूत हुआ है और जो जॉबलेस क्लेम के यूएस के नंबर आए थे वो अनुमान से कम रहे थे, तो लग रहा है कि लेबर मार्केट में उतनी ज्यादा चिंता नहीं है। ब्रेंट इस बीच टूटा है क्योंकि ट्रंप का जो रुख है वो नरम पड़ा है और लग रहा है कि ईरान पर उन्हें हमले की अभी कोई योजना नहीं है। और ब्रेंट क्रूड कल के सत्र में 4% टूटा था और आज दायरे में है $64 के नीचे। इस बीच घरेलू बाजार में देखें तो दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने नतीजे बुधवार को मार्केट बंद होने के बाद जारी किए थे, लेकिन कंपनी के नतीजे पर दबाव आपको मुनाफे पर इसलिए दिखेगा क्योंकि लेबर कोड की वजह से जिस तरह की प्रोविजनिंग हम लगातार बता भी रहे हैं कि सारी आईटी कंपनियों के मुनाफे पर या उनके ओवरऑल रिजल्ट पे इसलिए दबाव दिखा कि लेबर कोड को लेकर उन्हें प्रोविजनिंग करनी पड़ी, लेकिन ओवरऑल गाइडेंस बेहतर नजर आ रहे हैं, इसलिए ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। इसके अलावा कुछ और नतीजे थे जिसमें जियो फाइनेंशियल्स, HDFC लाइफ के यहाँ मिक्स रिजल्ट नजर आए, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज दिग्गज कंपनी, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी। इसके अलावा दो और टेक कंपनियां जिसमें टेक महिंद्रा और विप्रो, इनके भी तिमाही नतीजे आएंगे। तो ये कुछ बड़े ट्रिगर है जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से और आपको राय भी दिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं बाजार को लेकर ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताइए आज क्या आपने आइडेंटिफाई किया है ग्लोबल मार्केट के संकेतों से? विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल संकेत आज बाजार के लिए अच्छे आपको नजर आएंगे। हालांकि हमारे बाजार में तो कल छुट्टी थी BMC इलेक्शन के चलते, आगे उसकी बातचीत कर लेंगे। लेकिन अमेरिकी बाजारों में लगातार दो दिन की गिरावट जो हो रही थी उस पर लगी है ब्रेक और 2 दिन की गिरावट के बाद डाउ जोन्स कल लगभग 300 अंक चढ़ के बंद हुआ है। बुधवार को नैस्डैक में तेज गिरावट थी, हमने देखा था लगभग 225 अंक नैस्डैक गिरा था, लेकिन कल रिकवरी वाला वहां पर सेशन था और 58 अंक चढ़ के नैस्डैक बंद हुआ है। और हमने देखा कि टेक्नोलॉजी के कुछ स्टॉक्स जैसे कि एनवीडिया हो गया, AMD हो गया, एक कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर करके, इन शेयरों में तेजी रही 2 से 4% के आसपास की। दरअसल ताइवान और अमेरिका के बीच में एक बड़ा व्यापार समझौता हुआ है जिसके तहत ताइवान की जो कंपनीज हैं अमेरिका में $250 बिलियन का निवेश करेंगे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। अगर हम नतीजों की बात करें अमेरिका में तो फाइनेंशियल और बैंकिंग कंपनीज के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और गोल्डमैन सैक्स की और मॉर्गन स्टैनली के नतीजे बहुत ही दमदार आए हैं। गोल्डमैन सैक्स में हमने 4% की तेजी देखी है और अगर हम मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो 6% के आसपास का उछाल आया है। इसके अलावा ये तो खैर ये संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका में इकोनॉमी की स्थिति मजबूत हो रही है, लेकिन एक और आंकड़े पर भी नजर थी, वो था बेरोजगारी दावा का। बेरोजगारी दावा सरप्राइज किए हैं आंकड़े थोड़े से एनालिस्ट को और जो एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि 9,000 गिर के 1,98,000 का ये आंकड़ा निकल के आया है। तो स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट के इंडिकेशंस मिल रहे हैं निश्चित तौर पर। एशिया की बात करें, एशिया में भी ज्यादातर बाजारों में आप देखेंगे कि मजबूती ही दिखाई देगी। निकेई चूंकि लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा था स्नैप इलेक्शंस की उम्मीद में, तो निकेई में लगातार दूसरे सत्र में थोड़ी सी नरमी है। हालांकि क्वांटम बहुत छोटा है, 200 अंकों के आसपास की गिरावट आप निकेई में देखेंगे। लेकिन अगर आप कोरिया की बात करें तो कोरिया में तो लगातार तेजी है, लगातार 11 सत्र की तेजी कोस्पी में हो गई है और आज भी लगभग 0.25% के आसपास की गेंस पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। बाकी हांगकांग का बाजार हो गया, चीन का बाजार हो गया, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि आज बढ़त पर ही शुरुआत हुई है। और गिफ्ट निफ्टी जो कि हमारा डोमेस्टिक इंडिकेटर है, हालांकि फ्यूचर्स लेवल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 75 अंक ऊपर खुलने के संकेत
की देर रात। तो देखते हैं, आज वैसे संकेत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बीच में जो एक दिन की छुट्टी हुई, एक तरह से एक्सटेंडेड वीकेंड हो गया, थोड़ा सा ना वॉल्यूम वगैरह हो सकता है कि आज भी आपको थोड़े से बाजार में कम दिखाई दिए। अन्य संकेतों की बात करें तो सोना हमने देखा कि ये रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला है, भाव है $4600 प्रति औंस की। चांदी ने $93.5 का रिकॉर्ड बनाया है, वहां से चांदी थोड़ी सी नीचे आई है, $92 के आसपास के प्राइसेस हैं। और इसकी वजह यह है कि ईरान को लेकर अमेरिका के टोन में, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के टोन में थोड़ी सी नरमी आई है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो सेफ हेवन डिमांड थी वो गोल्ड की कम हुई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि उनको बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि ईरान में जो प्रदर्शनकारियों की जो हत्याएं हो रही थी, जो वहां पर किलिंग्स हो रही थी, वो रुक गई हैं और अभी शायद वहां पर सैन्य कार्रवाई की जरूरत ना पड़े। तो देखते हैं कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ही ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये कहा था कि उन्होंने ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ सभी बैठकों को रद्द कर दिया है। अब आगे की राह क्या होगी, इसको लेकर अब थोड़ी सी अनिश्चितता जरूर है, लेकिन एक राहत भी निकल के आई है इस बयान के बाद। बाकी आप देखिए, क्रूड में ऊपरी स्तरों से हमने गिरावट देखी है। ब्रेंट क्रूड का भाव है जो $64 के आसपास है, लगभग $66 के आसपास के प्राइसेस हो गए थे। $65.92 के भाव थे क्रूड के। तो थोड़ी सी नरमी आई है। तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, ये नरमी आना भी भारतीय बाजार के लिए निश्चित तौर पर एक राहत का ही संकेत आपको मान के चलना चाहिए। यूएस में अगर हम 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो जो बॉन्ड यील्ड है 4.16%, थोड़ी सी नरमी इसमें भी है, 4.18% पर बॉन्ड यील्ड चली गई थी। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो उसमें हम लगातार स्ट्रेंथ देख रहे हैं, 99.36 ये है डॉलर इंडेक्स का लेवल। तो कुल मिला जुला के अगर आप देखेंगे तो भारतीय बाजार के लिए आज की जो ग्लोबल संकेत है आपको वो बेटर साइड पर दिखाई देंगी। और वैसे भी हमने देखा कि इन्फोसिस ने जो गाइडेंस अपना रेज किया है FY26 के लिए, तो वहां पर एडीआर में 10% का जंप आया था, यानी कि परसों के सत्र में। कल तो लगभग 2.5% के आसपास की नरमी आई एडीआर में। तो देखते हैं इन्फोसिस के नतीजे आज फोकस में रहेंगे, और उसके बाद आज बाजार बंद होने के बाद दिग्गज रिलायंस के नतीजे भी आए। तो नतीजों की शुरुआत हो गई है, बड़ी बड़ी कंपनीज के नतीजे आने लगे हैं, और निश्चित तौर पर भारतीय बाजारों की अब जो दिशा होगी ये ग्लोबल से ज्यादा लोकल पर निर्भर निश्चित तौर पर करेगी। हालांकि एक चैलेंज है ग्लोबली, वो ये है कि एफआईज की बिकवाली रुक नहीं रही है, लगातार वो बेच रहे हैं। बट फिर भी जो संकेत है आपके लिए बेहतर साइड पर नजर आएंगे ग्लोबल से। तो डेफिनेटली यहाँ पर आज पॉजिटिव संकेत है, और साफ तौर से गिफ्ट निफ्टी की तरफ से भी ये संकेत जाहिर भी हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि एक पॉजिटिव सेशन हो आज। लेकिन अभिषेक, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देश के सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी की चुनाव की बात कर लेते हैं। कल 227 सीटों पर यहाँ वोटिंग हुई थी, और कहा जा रहा है कि महायुति, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे और जो अजित पवार एनसीपी है, वो उनके गठबंधन जो यहाँ पर आ रहे हैं, सर्वे ही बता रहे हैं कि वही जीत कर आ रहे हैं। करीब जो कॉमन सर्वे आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि 130 से 150 के आसपास 227 में से सीटें महायुति को मिल सकती है। और इसके अलावा कुछ और हाइलाइट्स जो आपको लगता है जो बीएमसी के चुनाव, क्योंकि बजट के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा देश का ये नगर पालिका है, 74,000 करोड़ तक का बजट पिछला बजट रहा था। और क्या कुछ नज़र रखनी चाहिए इस नगर पालिका के नतीजों के हिसाब से? बिल्कुल विश्वमोहन, देखिए मतलब भारी भरकम बजट, और बीएमसी के इलेक्शंस तो कई सारे छोटे मोटे जो स्टेट्स हैं ना उनके बजट से भी कहीं ज्यादा होता है। तो इस लिहाज से भी बाजार की नजर निश्चित तौर पर रहती है। और आखिरी जो इलेक्शंस थे बीएमसी के 2017 में हुए थे, तो 9 साल के बाद बीएमसी के इलेक्शंस हुए हैं, और उसकी कई सारी वजहें थी इस डिले के पीछे, उसमें नहीं जाएंगे। और स्टेट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए अब तक बीएमसी को चलाया जा रहा था। तो ये एक बड़ा इलेक्शन है। अब 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, और इस देखिए कोई सरप्राइज बनी है। एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आया है, बीजेपी को 227 में से 131 से 151 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो जो ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे बीएमसी इलेक्शन से पहले एक साथ आए, उसका कोई असर शायद ना दिखाई दी। और एक बार फिर से, जैसा कि राज्य में हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी की और शिवसेना की सरकार है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस चला रहे हैं। यहां पर भी कुछ इसी तरह के समीकरण बनते हुए आपको नजर आते हुए दिखाई देंगे। 1700 उम्मीदवार मैदान में थे 227 सीटों के लिए। देखिए 10 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी, और कल मैंने दिन भर देखा, हमारे भी कई सारे सहयोगी हैं, हमारे स्टूडियो डायरेक्टर हैं आनंद चौरे हैं, और इसके अलावा हमारे रिपोर्टर अनुराग शाह हैं, इनकी वोट डालने की तस्वीरें भी निकल के सामने आई थी।
तो उत्साह काफी था, काफी टाइम के बाद बीएमसी के इलेक्शंस हो रहे थे और अनुराग तो एक रिपोर्ट ऐसी भी दिखा रहे थे कि लोग अमेरिका से छुट्टी लेकर आए हैं बीएमसी के इलेक्शंस में वोट डालने। तो ये चार्म है बीएमसी का। आप देश में किसी और म्युनिसिपल इलेक्शंस की इतनी चर्चा नहीं सुनी जितनी बीएमसी की होती है, और उसकी वजह ये भी है, देखिए मार्केट के लिहाज से बहुत सारी ऐसी इंफ्रा कंपनीज हैं जिनको बीएमसी के इलेक्शन से डायरेक्ट बेनिफिट होता है। वाटेक बाबा हो गया, जय कुमार इंफ्रा हो गया, ये तमाम कंपनीज हैं जो मुंबई में, महाराष्ट्र में अच्छा काम करती हैं, अच्छा एक्सपोजर उनका वहां पर है। तो देखते हैं कि अब ये तो ऑलमोस्ट एग्जिट पोल से तो ये संकेत मिल गए हैं। देखते हैं कि एग्जिट पोल के आधार पर नतीजे आते हैं या फिर कोई सरप्राइज भी आते हैं वहां पर के रिजल्ट्स आते हैं। 10 बजे उसकी मतगणना भी शुरू हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे रुझान भी हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए वापस से बाजार के संकेतों की ओर लौटते हैं और अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीद मंगास सर को भी जोड़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर शुरुआत आपके साथ एफआईआईज के नंबर के साथ ही करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर बिकवाली देखी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ डीआईआई से लगातार सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन बुधवार का जो बिकवाली थी वो काफ़ी बड़ा दिख रहा था। आपको क्या लग रहा है, ओवरऑल सेटअप आपको कैसा दिख रहा है बाजार का? देखिए एफआईआईज की बिकवाली जारी है और अगर हम देखें तो कल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया टाइगर ग्लोबल के केस में। जजमेंट तो फ्लिपकार्ट के सेल के ऊपर था कि जैसे इनडायरेक्टली बेचा गया था फ्लिपकार्ट को और वॉलमार्ट को, बट इसका इम्प्लीकेशन जो है पूरे एफआई कम्युनिटी के लिए है और पूरे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए है। ये सारी ट्रांजैक्शन जो इंडो मॉरिशस ट्रीटी के अंदर हुआ था, बट आपको याद होगा कि कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ कि अगर इनडायरेक्ट एसेट इंडिया का एसेट बेचा जाता है तो उस पर भी टैक्स लगेगा, जिसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट सही है ये टैक्स लगाने के लिए। तो इसलिए अब जो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, मतलब आपका एसेट इंडिया में है और आप एक होल्डिंग कंपनी के थ्रू मॉरिशस के थ्रू आप बेच रहे हैं, तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपको इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वो एक बड़ा चीज़ है, क्योंकि आप देखें तो फॉरेन फ्लोज जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया में इनडायरेक्ट रूट के थ्रू आते हैं और इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी को यूज़ करते हैं। तो इसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव से है। तो अब यहाँ पर अब टैक्सेशन का एक इंसिडेंट आ जाता है और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो टैक्स देना जरूरी हो जाता है। आप इनडायरेक्ट कंपनीज के थ्रू या वेब ऑफ कंपनीज के थ्रू आप टैक्स नहीं बचा सकते, चाहे कैपिटल गेंस हो या कोई और टैक्स हो, एसेट टैक्स हो वो भी। तो वो एक चीज़ है जो आज के बाज़ार में थोड़ी हावी रहेगी। मैं तो कहूँगा कि निवेशकों को कि कॉशियस रहें, क्योंकि हो सकता है कि एफआई सेलिंग आए और इसकी वजह से हमने देखा है कि एफआई की बहुत सेलिंग आ चुकी है। क्या और आ सकती है? मे बी सेम रेंज में रहेगा, बट बड़ा सवाल जो है वो ये है कि आगे जाके एफआई के फ्लो कैसे आएंगे, तो वो भी एक सवाल है। तो ये जजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है मार्केट के लिए। इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी के थ्रू, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ट्रेडिंग जो होती है इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी के थ्रू होती है और इंडिया सिंगापुर ट्रीटी के को भी ये इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारे जो ट्रीटीज़ हैं इंडिया के, जिसमें आप टैक्स ट्रीटी जो हम इंडिया करती है बाकियों के साथ, ये जजमेंट की वजह से एक बहुत अच्छा बूस्ट तो मिला है गवर्नमेंट को, क्योंकि वो टैक्स मांग सकते हैं उनसे, बट इसके तहत फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है ये, तो इसलिए इस पर एक नज़र रखिएगा। सजीद सर गुड मॉर्निंग। हमने देखा कि बुधवार को भी भारतीय बाजार ऊपरी स्तरों पर टिकने में नाकाम रहे और 25,800 के आसपास से निफ्टी में रिवर्सल आ गया। लाल निशान में ही निफ्टी बंद हुआ, निफ्टी बैंक सपाट बिल्कुल क्लोज हुआ। आज जो क्यूज हैं ग्लोबल या फिर वायदा के जो संकेत हैं, निफ्टी बैंक में क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए सर? देखिए कल
अगर मैं देखूं बुधवार को निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था लगभग 455 करोड़ का, और लगभग 44,000 करोड़ के आसपास ओपन इंटरेस्ट हो गया है। तो हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बढ़ रही हैं। वहाँ पर निफ्टी बैंक में भी हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट 300 करोड़ के आसपास बढ़ा है, और वहाँ पर भी हमने शॉर्ट पोजीशन थोड़ी सी देखी हैं। की इंडाइसेस की स्टॉक्स को देखें, HDFC, ICICI, रिलायंस के अर्निंग्स आज हैं, तो वहाँ पर भी ये तीनों के अर्निंग्स आज और कल में हैं, तो वहाँ पर भी हम थोड़े शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप देख रहे हैं इन तीनों स्टॉक्स में, तो वो एक नज़र पे रखिएगा आप। दूसरा जो है मार्केट का रेंज हम देखें तो थोड़ा सा नीचे की तरफ है। हमने देखा कि कॉल राइटिंग जो है 25,800 और 26,000 में है, तो मतलब बैंड जो है 26,000 पे काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है। और अगर हम पुट राइटिंग को देखें तो 25,000 और 25,600 के बीच में है, तो मतलब 25,000 की तरफ मार्केट रुझान कर रहा है कि वहाँ पर भी जा सकता है, इसलिए पोजीशंस वहाँ पर बिल्ड होनी शुरू हो रही हैं, और 25,600 पे पोजीशन हो रही है, क्योंकि हमारा मार्केट लगभग उसके आसपास है आज के डेट में। इसकी वजह से सपोर्ट जो आपको मिलेगा वो लगभग 25,600 और 26,000 के बीच में मिलेगा। तो ये मार्केट जो है अभी रेंज बाउंड रहने वाला है। और FIs की पोजीशंस को हम देखें तो शॉर्ट पोजीशंस तो ऐड हुई हैं। निफ्टी में हमने FI को देखा 400 करोड़ ऐड करते हुए, और वहाँ पर उनका लगभग 32,000 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन भी बढ़ गया है, तो शॉर्ट पोजीशंस बढ़ रही हैं। तो कुछ लॉन्ग पोजीशंस देखी थी निफ्टी बैंक में हमने, जिसके तहत वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, बट वो जो लॉन्ग पोजीशंस आ रही हैं वो PSU बैंक के थ्रू आ रही हैं, ना कि अपने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आ रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 1-2 हफ्ते में HDFC बैंक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, और गिरावट के अलावा काफ़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने को मिली है, तो वो भी एक फैक्टर है जिस पे आप नज़र रखिएगा। शॉर्ट पोजीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इंडेक्स के लॉन्ग पोजीशन को देखें तो 7.6% है, तो उससे एक रुझान मिल जाता है कि मार्केट बहुत ही टिल्टेड है शॉर्ट पोजीशन की तरफ, तो आप उस पर एक नज़र रखें। सर, एक नतीजों की बात कर रहे हैं तो इन्फोसिस के नतीजे आपको कैसे लगे? और कंपनी ने गाइडेंस भी अच्छे दिए है, ब्रोकरेज हाउसेस की भी रिपोर्ट अच्छी नज़र आ रही है, ऐसे में इसको लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, इन्फोसिस का स्टॉक काफ़ी भागा है, कुछ हफ्तों में काफ़ी भागा है, और अनुमान ये था कि गाइडेंस ऊपर करेगा, तो उसने ऊपर किया। 2 से 3% का गाइडेंस था, अब वो 3 से 3.5% कर दिया, मतलब अपर एंड ऑफ द गाइडेंस जो है उसको उसने 3.5% तक लेके गया। कुछ तो ये वो एक इंडिकेशन देता है कि Q4 में ग्रोथ आने की उम्मीद है। नॉर्मली Q4 जो होता है कंपनीज के लिए, सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है Q4, और सर्विसेज स्ट्रॉन्ग रहती है उस समय, बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस या रेवेन्यू जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इन्फोसिस का गाइडेंस जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि Q4 में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप नंबर्स देखेंगे तो 0.6% कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है इन्फोसिस का, लगभग मार्केट एक्सपेक्टेशन के आसपास है। मार्जिन्स भी मार्केट एक्सपेक्टेशन के आसपास है, 21.2% एबिट मार्जिन्स हैं। पैट में इम्पैक्ट हुआ है वन टाइम बिकॉज ऑफ लेबर कोड, उसकी वजह से आपको पैट आपका कम दिख रहा है, बट ग्रोथ जो है और TCV का जो उनको मिला है, अगर हम देखें तो लगभग TCV जो है $4.8 बिलियन का है, और रेवेन्यू उनका $5 बिलियन रहा है। तो TCV लास्ट 4 तिमाही के TCV 5-6% बढ़ रहे हैं, पर ये ग्रोथ जो है वो उसमें रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं दिख रहा है। कुछ एनालिस्ट ये भी बोलेंगे कि ये सही आंकड़ा नहीं है इसको अनुमान करने का, बट ग्रोथ आज के डेट में स्लो है। दो चीज़ें जो आ रही हैं वेरी क्लियरली इन्फोसिस, TCS और HCL टेक के अर्निंग से, कि इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, वहाँ पर रिवाइवल की ज़रूरत है। BFSI में थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रहा है। इन्फोसिस के केस में हमने देखा कि यूरोप और ऑटो स्टॉक्स में भी, ऑटो सेक्टर में भी थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रहा है, और वो उम्मीद थी ऐसी इसकी, क्योंकि
हमने देखा यूरोपियन ऑटो कंपनी सब ने अपना गाइडेंस कम किया है, तो वहाँ पर भी उनको स्लो डाउन, उसका इम्पैक्ट इन्फोसिस को भी देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल FY27 का अगर हम आउटलुक देखें, जिस तरह से कमेंट्री आ रही है, उम्मीद ये है कि FY26 का गाइडेंस या रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा अच्छा होगा FY26 के कंपैरेटिवली। तो वहाँ पर एक उम्मीद है कि ये स्टॉक रैली जो है सस्टेन करे, बट ओवरऑल नंबर्स तो डिसेंट थे और इन लाइन थे। सजी सर, आज रिलायंस और विप्रो के नतीजे भी आने वाले हैं। हालांकि रिलायंस के नतीजे बाजार बंद होने के बाद ही आएंगे और हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाई से लगभग 10% के आसपास की गिरावट आ गई है। 1450 रुपए के आसपास ऐसा लग रहा है कि शायद शेयर संभल जाएगा। कहां पर नजर रहेगी रिलायंस में, और विप्रो को लेकर क्या उम्मीद करनी चाहिए, और स्ट्रेटजी क्या होगा आज दोनों शेयरों में? देखिए, हमको एक ट्रेंड तो मिल ही गया कि इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा सा स्लो होने वाला है। विप्रो के केस में थोड़ा बहुत फिनिक्स का ऑर्डर्स के चलते थोड़ा सा रेवेन्यू स्केल अप देखने को मिलेगा। 3% के आसपास, 3-3.5% के आसपास इसका रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ेगा। एबिट भी थोड़ा सा बढ़ेगा 3-4% के बीच में, पर पैट गिरेगा और वहाँ पर भी हम लेबर कोड का इम्पैक्ट देखेंगे। देखते रहिएगा कि इनका गाइडेंस कैसा है, स्केल अप कैसे करने वाला है, और सबसे बड़ी बात जो है इनका उम्मीद ये है कि मार्जिन इनकी थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे Q3 में। तो वो मार्जिन कैसे कर पाता है वो भी एक देखने लायक होगा, क्योंकि IT सर्विसेज का एबिट मार्जिन जो है वो नीचे गिरने की उम्मीद है। तो वो एक चीज़ है। रिलायंस में काफ़ी तो कुछ दिनों से कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है। अर्निंग्स की वजह से रिटेल में प्रेशर है, क्योंकि हमने ट्रेंड की अर्निंग्स बहुत ख़राब देखी। ख़राब नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि ग्रोथ बहुत कम देखा। तो वही जो ट्रेंड में जो दिख रहा है वो रिलायंस रिटेल में होने की उम्मीद है। टॉप लाइन थोड़ा सा म्यूटेड रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि आपका रिलायंस कंज्यूमर केयर का जो बिज़नेस है डीमर्ज हो गया है रिलायंस रिटेल से, अब वो रिलायंस के अंदर चला गया है। तो रिटेल का बिजनेस होता है म्यूटेड देखने को मिलेगा हमको। रेवेन्यू लगभग 10% मिलेगा, एबिटा मार्जिन तो 5% ऊपर मिलेगा, और मार्जिन थोड़े से प्रेशर में रहेंगे। O2C बिज़नेस एक इंटरेस्टिंग बिज़नेस है। JRMs जो है हमने देखा कि Q3 में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। दिसंबर में आते आते थोड़े से हल्के हो गए थे या थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, बट Q3 के JRMs अच्छे थे। तो लगभग 12% JRM के तहत Q2 O2C का बिज़नेस जो है उनका अच्छे होने की उम्मीद है, क्योंकि एबिटा यहाँ पर 10% बढ़ने की उम्मीद है उधर, और JRMs वो भी JRM को के तहत। तीसरा बिज़नेस है उनका टेलीकॉम का बिज़नेस। उसमें एक चीज़ देखने लायक है कि उनका रेवेन्यू ग्रोथ कैसे होगा। 2.5 से 3% के आसपास है क्वार्टर ऑन क्वार्टर की उम्मीद। आरपू जो है 213 की उम्मीद है। पिछले क्वार्टर मतलब Q2 में 211 का आरपू था। तो वहाँ पर मार्जिनल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टैरिफ के ऊपर कमेंट्री, लिस्टिंग के ऊपर कमेंट्री, और बाकी जो इनके एनालिस्ट मीट में आता है न्यू एनर्जी बिजनेस के बारे में कमेंट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं फैक्टर करेंगी। मार्केट नतीजे जो हैं मार्केट आज के बाद आ रहे हैं, तो इसका रिएक्शन जो होगा मोस्टली मंडे को होगा। बट ये वीकेंड थोड़ा सा हैवी वीकेंड है बैंकिंग के लिए भी, क्योंकि HDFC बैंक, ICICI बैंक का अर्निंग्स है। तो वह इन स्टॉक्स में भी काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिलेगी आपको इस हफ्ते अर्निंग्स की वजह से। तो एक तरह से हम कोर अर्निंग्स वीक में हैं। इसके बाद एक और हफ्ता है और फिर हमारा बजट आ जाता है। तो अगले 2-3 हफ्ते बहुत ही टाइट वीक होने वाले हैं। अर्निंग्स और बजट एक्सपेक्टेशन के बीच में मार्केट झूठला रहेगा और मार्केट साइडवेज रहने की उम्मीद है। ओके, यानी अगले जो 2-3 हफ्ते होंगे वो काफ़ी, 2 हफ्ते तो काफ़ी अहम होने वाले हैं, तो रिजल्ट सीजन और दूसरा बजट को लेकर। चलिए, लेकिन सर एक 2018 में फ्लिपकार्ट में जो हिस्सा बिक्री को लेकर एक नया अपडेट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टाइगर ग्लोबल के फ्लिपकार्ट में हिस्सा बिक्री पर टैक्स छूट के खिलाफ फैसला सुनाया है। हालांकि ये टैक्स छूट में राहत दी थी दिल्ली हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसके विपरीत आया है। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, मैंने जैसे बोला था FI आउटफ्लोज चल रहे हैं काफ़ी हफ्तों से, महीनों से चल रहे हैं। ये आउटफ्लोज काफ़ी मतलब FI ने काफ़ी पैसा निकाल लिया मार्केट से, बट
ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसके तहत एक दो तीन चीज़ें होने वाली हैं। एक, जितनी भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो टैक्स ट्रीटी कंट्रीज़ के थ्रू आती है, जैसे मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गया या लग्जमबर्ग हो गया, वहाँ पर आप इंडियन एसेट को इनडायरेक्टली खरीद के टैक्स अवॉइड नहीं कर सकते, उसको टैक्स इवेशन माना जाएगा। तो टैक्स डिपार्टमेंट जो है उस पर आप टैक्स ले सकता है। एक बैकग्राउंडर के लिए, टाइगर ग्लोबल ने अपना स्टेक बेचा था फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट को, और वो इनडायरेक्टली बेचा था क्योंकि एक कंपनी बाहर जो थी, मॉरिशस वाली कंपनी, उस कंपनी को बेच दिया था और उन्होंने कहा था कि हमने ट्रांजैक्शन मॉरिशस में किया है, इंडियन कंपनी में नहीं बेचा है। पर भारत के टैक्सेशन डिपार्टमेंट का कहना था कि उस कंपनी का एसेट जो है वो तो इंडिया में है, तो आपको अगर आप बेच रहे हो और आपको मिलता है गेन, तो आपको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ थी काफ़ी सालों से चल रही थी। ये 2000 आई थिंक 10-12 साल हो गए इस ट्रांजैक्शन को अगर हम देखें उस हिसाब से। बट 2018 में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एक टैक्स चेंजेस भी किए जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ। तो उसके वजह से अब सारे प्राइवेट इक्विटी डील्स जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं बाहर टैक्स हेवन के थ्रू, वो सारे के सारे डील अब टैक्स स्कैनर में आ जाते हैं। बिगर जो चीज़ है वो FI का है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर भी इनडायरेक्टली आते हैं मार्केट में, तो उनके लिए भी इम्पैक्ट होगा ये। तो FI जो हैं, प्राइवेट इक्विटी हैं, इन सब के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इसके थ्रू आ रहे हैं, वहाँ पर ये नेगेटिव माना जाएगा और सबको टैक्स देने की अब उम्मीद, टैक्स डिपार्टमेंट अब टैक्स नोटिस इशू कर सकता है सबको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे। तो ये एक चीज़ जो है हमें देखना पड़ेगा वेरी क्लियरली, टैक्स का इम्पैक्ट फॉरेन फ्लोज में कैसे होगा। सेंटिमेंटली गवर्नमेंट ने जब नोटिफिकेशन किया था बजट के थ्रू, उस समय सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया था, पर उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी फ्लोज आए थे क्योंकि इसको चैलेंज किया गया था। बट अब सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया है तो ये और भी नेगेटिव है फॉरेन फ्लोज के लिए, और स्पेशली स्ट्रक्चर्स जो बनाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, उसके लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर्स के थ्रू आ रहे हैं वो सब में अभी टैक्स आने की उम्मीद है, और वो एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है आगे जाके। तो कंपनीज या फॉरेन इन्वेस्टर्स अब उसके हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को रिकैलिब्रेट करेंगी या फिर टैक्स पे करेंगी इंडिया में। सजी सर, बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सुबह समय निकाला और बाजार से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं उस पर आपने अपनी बहुत ही बारीक राय भी दी। थैंक यू सो मच सर। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति आज क्या होनी चाहिए और आज कौन से शेयरों में आपके लिए पैसे बनाने के मौके होंगे। दो एक्सपर्ट हमारे साथ तैयार हैं, प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख हमारे साथ हैं और PhD कैपिटल के प्रदीप हल्दर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, वैशाली जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। प्रदीप, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, इंडेक्स पर जरा अपनी राय बताइए, क्या आज रणनीति बनानी चाहिए निफ्टी बैंक में? हाय, गुड मॉर्निंग अभिषेक जैन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को लेके मैं आज बात करने वाला हूँ। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में हमारा कोई भी पोजीशन नहीं होता, मेरा कंपनी का। एंड ऐसे कॉल हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं रहता है। और जितने भी स्टॉक्स को लेके डिस्कशन करने वाला हूँ, ये इतना सब रिसर्च हमारे रिसर्च डेस्क से जनरेट होता है। देखिए, आज जो इंडेक्स का मेरा व्यू है, मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा बाई करने में नीचे अगर आता है तो, क्योंकि मैं अगर लास्ट वीक हमने देखा है कि जिस तरीके से 25,500 के नीचे एक बार आया था, उस दिन मैंने बताया भी था कि 25,500 के आसपास हमें बाई करना चाहिए क्योंकि वो ओवरसोल्ड सिचुएशन में था। एंड जिस तरीके से एक रेंज बना था मार्केट का 25,700 से लेके 26,300, 26,250 के आसपास, मुझे लगता है कि अभी के हिसाब से हमें थोड़ा नीचे आता है तभी खरीदना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए। उस हिसाब से लेवल रहेगा 25,550 से लेके 25,570, इस रेंज पे आता है तो हमें बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस हो जाएगा 25,460 एंड अगेन हमें टारगेट मिलेगा 25,650, 25,900। तो थोड़ा नीचे खरीदने में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ।
और अगर मैं बैंक निफ्टी का बात बोलूंगा तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा हमें वेट करना चाहिए और नीचे ही खरीदना चाहिए। जिस तरीके से बैंक निफ्टी का कारोबार रहा है लास्ट हफ्ता भी और ओवरऑल लास्ट 4 से 5 दिन, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 58,750 58,900 पे बाई करना बहुत ही एक सेफ बेट माना जाएगा और इस हिसाब से एक स्टॉप लॉस रहेगा 58,500। अगेन आपको 59,550 59,800 तक लेवल मिल सकता है, तो थोड़ा नीचे मैं खरीदूंगा। लेकिन अभी करेंट जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं बाई करने में कंफर्टेबल नहीं हूं क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। इंतजार करेंगे, यहाँ पे करंट लेवल पे खरीदारी नहीं करने की सलाह आपकी तरफ से है। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं अब आपके स्टॉक पिक्स की। सबसे पहले वैशाली मैम, गुड मॉर्निंग। आप बताइए आपकी तरफ से टॉपिक क्या है आज? वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखा जाए तो वेडनेसडे को जैसे कि हमने देखा पीएसयू बैंक्स में दोबारा एक बाइंग दिखी थी। कैनरा बैंक इज वन ऑफ द बैंक्स जो मुझे सही लग रहा है ये लेवल पे। 153 के प्राइस पे है, 150 के स्टॉप लॉस के साथ। मैं रेकमेंड करूंगी, इसका टारगेट रहेगा 160 टू 164। और दूसरा एक्चुअली मुझे पूरा आईटी सेक्टर में काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहा है। एलटीआई माइंडट्री इज वन ऑफ द स्टॉक्स जो ट्रेंड सही है, थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे ये स्टॉक एक सही लग रहा है 5900 के स्टॉप लॉस के साथ 6300 के टारगेट के लिए। टॉपिक आपकी आ गई है 6300 का टारगेट, एलटीआई माइंडट्री 5900 का स्टॉप लॉस और केनरा बैंक 160 164 का टारगेट, 149 रुपए का स्टॉप लॉस। आप बता दीजिए प्रदीप जी, आपकी तरफ से क्या टॉपिक है? देखिए आज मेरे हिसाब से इटर्नल जोमेटो कहीं ना कहीं इसमें एक पुल बैक हमने देखा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी मिला था। ऑलमोस्ट 285 टू 90 के आसपास एक बहुत बढ़िया बेस फॉर्मेशन हुआ है। जिस तरीके का क्लोजिंग आया है 299 के आसपास, मुझे लगता है कि इटर्नल को बाई करना चाहिए। इस हिसाब से टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट पहला टारगेट 310, सेकंड टारगेट रहेगा 330। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस अब 285 के आसपास मेंटेन कीजिए एंड जैसे ही मार्केट ओपन होता है आप बाई करके जाइए। व्यू थोड़ा 10 से 12-15 दिन का लेके चलिए तो अच्छा रहेगा। और सेकंड जो टारगेट कॉल रहेगा वो है ऑयल इंडिया। एंड हमने लास्ट वीक भी ऑयल इंडिया का कॉल दिया था, मेरा दोनों टारगेट ही अचीव हुआ। फिर से मुझे लगता है कि 458 के आसपास का प्राइस अभी है। थोड़ा अगर आपको दिन के दौरान नीचे मिलता है 450 से 445 के रेंज पे, आपको अगेन एंट्री लेना चाहिए। एंड जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था टारगेट आया था, इस बार भी मुझे लगता है कि इस बार मेरा टारगेट थोड़ा लंबा है। इस बार मुझे लगता है कि 470 होना चाहिए पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 490 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है और ब्रेकआउट भी इसमें आया है। 432 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और 7 से 8 दिन का प्लान बनाइए, ऑयल इंडिया बाई करके जाइए। या 7 से 8 दिन आपको देना होगा 470 और फिर दूसरा टारगेट है 490। ये दोनों टारगेट 432 का स्टॉप लॉस भी लगाइएगा। इटर्नल बायरे की कॉल है 310, पहला टारगेट 330, दूसरा टारगेट 285 का स्टॉप लॉस है। दो टॉपिक आपकी तरफ से भी आ गई हैं। चलिए चलते हैं अपने सहयोगी मिताली जैन के पास और समझ लेते हैं स्टॉक्स न्यूज़ की लिस्ट आज क्या है। गुड मॉर्निंग मिताली। स्टॉक्स न्यूज़ की लिस्ट जानने से पहले सबसे पहले ये बताइए, जो बाजार बंद होने के बाद बुधवार को और कल जो नतीजे आए थे वो नतीजे कैसे रहे थे, इसके बारे में पहले बताइए। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो Q3 के नतीजे जारी करे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं पैट की बात करूँ तो वो हालांकि एस्टिमेट से मिस करता हुआ नज़र आया, लेकिन ये जो वन टाइम ऑफ था ये सिर्फ एस्टिमेट्स में इसलिए नज़र आया क्योंकि वन टाइम लेबर कोड का चार्जेस इस क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। इसके अलावा FY26 का जो कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस है उसका जो फोरकास्ट है वो बढ़ाकर अब 3 से 3.5% कर दिया गया है, जो कि पहले 2 से 3% के बीच में था। इसके अलावा एबिट मार्जिन की गाइडेंस की बात करें तो वो अभी तक वही मेंटेन्ड है 20 से 22% के बीच। और डील विंस की बात करें तो Q3 में काफ़ी स्टेडी ही देखने को मिली है डील विंस भी। साथ ही जियो फाइनेंशियल ने भी अपने नतीजे जारी किए, मिक्स्ड साइड पे देखने को मिल रहे हैं नतीजे। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे डबल होता हुआ नजर आया है उनका रेवेन्यू, 901 करोड़ का आंकड़ा सामने आया Q3 के लिए। लेकिन पैट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% का डिक्लाइन देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में, लेकिन अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो करीबन 67% का डिक्लाइन देखने को मिला है। AUM यहाँ पे 29% से बढ़ता हुआ नजर आया है क्वार्टरली बेसिस पे।
इसके अलावा L&T टेक ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं, मिक्स साइड ही देखने को मिल रहे हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू यहाँ पे 1.8% से घटता हुआ नजर आया, लेकिन पैट की बात करें तो वहाँ पे भी 8% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रजिस्टर होती हुई नजर आई है। मार्जिन्स जो है वो इम्प्रूव होते हुए नजर आए, क्योंकि टाइटर कॉस्ट कंट्रोल्स कंपनी ने यहाँ पे लगाए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस दिया है। HDFC लाइफ ने भी कल नतीजे जारी किए और इन लाइन ही देखने को मिल रहे हैं जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे। ग्रॉस प्रीमियम इनकम में हमें 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, APE में 11% की बढ़ोतरी। VNB की बात करें तो वहाँ पे 2.7% का ग्रोथ रजिस्टर होता हुआ नजर आया और एक्सपेंस रेशियो 24.1% पर नजर आया। ICICI प्रू AMC की बात करें तो काफ़ी शानदार नतीजे कंपनी ने यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं। AUM में करीबन 23% का इजाफा देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे 45% की ग्रोथ नज़र आ रही है। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो उन्होंने भी अपने नतीजे जारी किए, पॉजिटिव साइड पे ही देखने को मिल रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीबन 1.3% की ग्रोथ देखने को मिली। पैट की बात करें तो वहाँ पे 9.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है और एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव होती हुई नजर आई, लेकिन प्रोविजंस भी क्वार्टर दर क्वार्टर 27% बढ़ते हुए नजर आए। एंजल वन की बात करें तो वो भी पॉजिटिव साइड्स पे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। इनका पैट जो है वहाँ पे 4.5% का डिक्लाइन है, लेकिन टोटल क्लाइंट बेस आप देखें तो 21% ईयरली बेसिस पे ग्रो होता हुआ नजर आया। साथ ही कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है 1:10 के रेशियो में। स्वराज इंजीनियर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे उनके नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू 37% बढ़ता हुआ नजर आया, पैट में 32% का इजाफा देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें तो वो 40% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया और मार्जिन्स जो है 30 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। फेड बैंक फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे मिक्स साइड पे देखने को मिल रहे हैं इनके नंबर्स। क्वार्टर 3 का जो NII है उसमें 26% की ग्रोथ रजिस्टर हुई। पैट की बात करें तो 4.6 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है और एसेट क्वालिटी लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। प्रेस्टीज एस्टेट्स ने अपने क्वार्टर 3 के अपडेट्स जारी किए, यहाँ भी रखिएगा आज फोकस। प्री सेल्स में करीबन 39% की ग्रोथ देखने को मिली और कलेक्शंस की बात करें तो 40% का इजाफा यहाँ देखने को मिला। तो ये कुछ शेयर्स जहाँ पे क्वार्टर 3 के नंबर्स और अपडेट्स आते हुए हमें दिखे। ओके, तो ये लंबी लिस्ट है और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मिताली एक बार ये बता दीजिए कि आज स्टॉक्स न्यूज़ की लिस्ट में क्या है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनको लेकर खबरें हैं। जी, सबसे पहले आपने फोकस में रखिएगा सिप्ला, क्योंकि कंपनी ने टेम्परेरी सप्लाई कॉस्ट अनाउंस कर दिया है और लेंड्रेटॉइड के लिए, क्योंकि जब से उनकी US FDA ऑडिट चल रही है पार्टनर फैसिलिटी के लिए, तो यहाँ पे आज थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सन फार्मा के लिए पॉजिटिव खबर है, क्योंकि उन्होंने स्किन कैंसर को क्योर करने वाली एक ड्रग की अनाउंस कर दी है अवेलेबिलिटी मार्केट्स में। बायोकॉन की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है, क्योंकि इन्होंने 4150 करोड़ रुपए का QIP रेस का अनाउंसमेंट किया है और इशू प्राइस यहाँ पे 368 रुपये 35 पैसे प्रति शेयर रहने वाली है। और इन्वेस्टर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे नाम देखने को मिल रहे हैं, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड और HDFC लाइफ और बाकी और भी नाम हैं। जाइडस लाइफ में एक पॉजिटिव खबर है, क्योंकि इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन किया है एग्नेस इनकॉर्पोरेशन बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का। साथ ही इनको US FDA से अप्रूवल भी मिल गया है एक ऐसी ड्रग का जो लो प्लेटलेट्स को क्योर करने में काम आती है। ट्रांसरेल को रखिएगा अपने फोकस में, इन्हें ऑर्डर मिला है करीबन 527 करोड़ रुपए का। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स की बात करें तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कंपनी का मार्केट कैप है 2112 करोड़ रुपए और इन्हें मिला है एक नया ऑर्डर जिसकी साइज़ बताई जा रही है 2465 करोड़ रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट जितना मार्केट कैप है उतना ही बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है कंपनी को इंडियन रेलवे से। पेस डिजिटेक की बात करें तो इस रखिएगा आज अपने रडार पे, कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 375 करोड़ रुपए का बॉन्डारा इंजीनियरिंग से। इंडियन होटल्स को भी रखिएगा जो अपने फोकस में, कंपनी ने 21% का स्टेक एक्विजिशन कर लिया है ब्रिज होटल्स में, डील का साइज था करीबन 225 करोड़ रुपए। NTPC ग्रीन को भी रखिएगा आज फोकस में, कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है क्योंकि इनका जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो चालू हो चुका है। एडिशनल 37.5 मेगावाट सोलर कैपेसिटी के लिए ये ऑपरेशन भुज में होने वाला है। इसके साथ साथ इन्हें मंजूरी भी मिल गई है गेल के साथ एक JV बनाने की 50:50 के रेशो में, जहां पे ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स पूरे अक्रॉस इंडिया में डेवलप करने वाले हैं। तो ये कुछ तमाम स्टॉक्स पे रखिएगा आज अपनी नज़र।
ठीक है मिताली, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट देने के लिए। तो बहुत ही लंबी लिस्ट है और 2 दिन का समय भी हो गया कल की छुट्टी के चलते, तो ये लिस्ट थोड़ी सी और आपको एक्सटेंडेड दिखाई देगी। लेकिन नतीजों की भी लंबी लिस्ट है और नतीजों से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि जो असर दिखाई देगा अर्निंग का ज़्यादा आएगा। और शुरुआत कर लेते हैं ज़रा इन्फोसिस के नंबर्स के साथ कि एक्सपर्ट्स इसको कैसे देख रहे हैं। विवेक कारवा हमारे साथ जुड़ गए हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ संदेश पर। विवेक जी, इन्फोसिस अब प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है कितना, 2%, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 1300 करोड़ रुपए के आसपास का इंपैक्ट आया है लेबर कोड वाला। अदरवाइज तो प्रॉफिट भी बढ़ के आता। और जो इन्होंने अपना जो गाइडेंस रिवाइज किया है वो बहुत बढ़िया है, 2 to 3% से बढ़ाकर कर दिया 3 to 3.5%। आप जरा बताएंगे कि इन्फोसिस में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग अभिषेक, सब पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। और जिस स्पीड में मिताली ने बोला था सब नंबर्स, मुझे तो 4 दिन लगे। और चेन्नई में तो अभी छुट्टी का माहौल चल रहा है और कल तक एकदम बंद है। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में भी कोई नहीं है। तो एनीवे इन्फोसिस पे आते हैं। देखिए, जो थोड़ा बहुत फॉल दिखाया है, एक करीबन 1289 करोड़ का एक्सेप्शनल एक्सपेंस कंपनी ने दिखाया टुवर्ड्स लेबर कोड्स। तो उसके कारण एक ये जो रिजल्ट है थोड़ा सा म्यूटेड दिख रहा है। और एक और ध्यान देने की ये बात है कि देखिए, कंपनी ने करीबन 5013 एम्प्लॉय इस क्वार्टर में जोड़े हैं। और कंपेयर टू बाकी आईटी कंपनीज आप अगर देखो तो जहां पे एम्प्लॉय बेस डिक्लाइन हो रहा है। तो जो नंबर्स हम लोग खाली स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा दृश्य नहीं दिखा रहा है आपको। और कंपनी देखिए ऑलमोस्ट जो 200 टॉप क्लाइंट्स है, 90% ऑफ देम उनपे ये आज के दिन एआई पे काम कर रही है। और जो एक्सपेंडिचर है एआई में, ये मैं रिपोर्ट से पढ़ के बता रहा हूँ आपको, वो भी आपको यहाँ पे एक वृद्धि होते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आईटी में आपको एक्सपोजर लेना है, और मैं एज ए कॉन्ट्रेरियन थोड़ा सा बुलिश हूँ आईटी में, क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड रिस्क मुझे ज्यादा दिखता नहीं है। और मुझे लगता है कि अपसाइड अगर आपको कैप्चर करना है आईटी में, तो इन्फोसिस वन ऑफ द गुड प्ले हो सकता है। और एक और चीज ये है कि जब भी हम लोग ये डील वगैरह की बात कर रहे हैं, वो भी अगर आता है तो ये भी आईटी के लिए फायदेमंद होगा। तो आईटी में एक्सपोजर यस पक्का लेना चाहिए। और इसके कारण देखिए इतना म्यूटेड नंबर्स ऑन स्क्रीन दिखाने के बावजूद मुझे लगता है कि इन्फोसिस हो सकता है कि आज आपको एक ग्रीन टेरिटरी में खुलते हुए दिखे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि डिसेंट नंबर्स है, खराब नहीं है। जो स्क्रीन में खाली हम लोग देख रहे हैं उस पर नहीं जाए। ठीक है, डिसेंट नंबर्स हैं और हो सकता है कि आज आप तेजी देखेंगे। और वैसे भी देखिए, आपको ट्रिगर तो मिल गया है एडीआर में, मतलब 10-10.5% का जंप मतलब ऐसे नहीं आता है। पहले आपने देखा था कि एक बार 40 से 50% का जंप आया था, वो एबनॉर्मल था, वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से आया था। लेकिन थोड़ा सा ना ये गाइडेंस जो रिवाइज किया है उसको लेकर थोड़ा बुलिश जरूर आपको होना चाहिए। एक और कंपनी के बारे में जरा राय लेंगे और वो है जियो फाइनेंशियल का। इसके बाद आपको हम ये भी बताएंगे कि ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स आज के लिए कौन सी हैं। लेकिन पहले जियो फाइनेंशियल के नतीजों की बातचीत कर लेते हैं। प्रॉफिट हमने देखा कि करीब करीब 9% गिरा है, लेकिन आय में 10% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। वैशाली में हम आपसे राय जाना चाहेंगे, एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट फेल हो चुका है जियो फाइनेंशियल में, 287 रुपीज के प्राइसेस फिर 300 रुपए से घूम फिर के आ गए। नतीजे मिले जुले लग रहे हैं। आपकी राय क्या होगी जियो फाइनेंशियल को लेकर? तो देखिए एक्चुअली हर एक चार्ट में मैं देख रही हूँ तो नियर टर्म सपोर्ट्स काफी टूट चुके, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट लेवल्स थे 300 के। सो अनलेस एंड अंटिल ये स्टॉक 300 305 को क्रॉस करता है, आई थिंक बायस थोड़ा करेक्टिव टू साइडवेज ही रहेगा। सो नियर टर्म सपोर्ट रहेगा 270 का, और 300 को क्रॉस करना आवश्यक है टू मेक अ व्यू के यस ये पॉजिटिव मूव दे सकता है। 70 स्टॉप लॉस, 300 के ऊपर अगर निकलता है तो और ये पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे दिख सकता है। चलिए अब वापस तृप्ति के पास चलते हैं, वो तैयार हैं ब्रोकरेज हाउसेस की पूरी रिपोर्ट के साथ। तृप्ति, गुड मॉर्निंग, बताइए आज की रिपोर्ट क्या कह रही हैं?
गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। और देखिए, इन्फोसिस के साथ ही शुरुआत करेंगे। काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट दी है और रेटिंग्स भी बढ़ाई है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य प्राइस जो इन्होंने दिया है 2200 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर दिया है। नुवामा ने भी अपनी बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है इन्फोसिस पे, लेकिन टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। 1800 रुपये से बढ़ाकर 1900 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है। साथ ही सिटी की बात करें तो न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार है, लेकिन टारगेट प्राइस यहां पर इन्होंने भी बढ़ाया है। 1680 रुपए से बढ़ाकर 1700 रुपए का टारगेट यहां पर दिया है इन्फोसिस पे। मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस को 1640 रुपए से बढ़ाकर 1760 रुपए किया है। साथ ही एलारा ने यहां पर एक्यूमुलेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1700 रुपए से बढ़ाकर 1770 रुपए का टारगेट यहां पर दिया है। तो ओवरऑल ब्रोकरेजेस इन्फोसिस पर यहां बुलिश नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मॉर्गन स्टैनली ने श्रीराम फाइनेंस पर अपनी राय रखी है। ओवरवेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य आपको बताए 1325 रुपए का लक्ष्य यहां पर इन्होंने दिया है। 30 सितंबर के बाद से स्टॉक में देखिए करीब 59% का उछाल आया है। जो जापान की कंपनी MUFG के साथ इन्होंने डील की थी, उससे बड़ा सपोर्ट यहां पर श्रीराम फाइनेंस को मिला है। MUFG ट्रांजैक्शंस को 14 जनवरी को शेयर होल्डर से अप्रूवल भी मिल गया है। साथ ही पीयर्स के मुकाबले डिस्काउंट घटकर मल्टी ईयर री रेटिंग यहां पर संभव होती हुई नजर आ रही है। सबसे आकर्षक रिस्क रिवॉर्ड पीयर्स के मुकाबले यहां पर नजर आ रहे हैं, जिससे आउट परफॉर्म की रेटिंग यहां पर दी है। मॉर्गन स्टैनली ने HDFC AMC पर भी अपनी ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। लक्ष्य बढ़ा दिया है 2900 रुपए से बढ़ाकर 3065 रुपए का लक्ष्य इन्होंने दिया है। पिछले 6 महीनों में स्टॉक में काफी करेक्शन हुआ, जिससे चलते ही अब एंट्री के बेहतर मौके यहां पर देख रहे हैं। साथ ही Q3 के अर्निंग्स की बात करें तो उम्मीद से बेहतर यहां पर अर्निंग्स आई है। कंपनी की फंडामेंटल्स भी मजबूत है। मार्केट शेयर गेन और SIP इनफ्लो से यहां पर फंडामेंटल्स को सपोर्ट मिला है। साथ ही FY 26 से 28 में मुनाफा CAGR जो है वो 19% का ये अनुमान लगा रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने प्रेस्टीज एस्टेट्स पर भी अपनी राय रखी है। ओवरवेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य आपको बताया 2000 रुपए का दिया है। Q3 में 4180 करोड़ की प्री सेल्स बुकिंग आई है, जो कि अनुमान के मुताबिक रही है। साथ ही FY 26 की प्री सेल्स 76% की ग्रोथ यहाँ ईयर इन ईयर बेसिस पर देख रहे हैं और 50% के गाइडेंस से काफ़ी बेहतर ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। सिटी ने ग्रो पर अपनी राय दी है। बाई की रेटिंग रखी है। लक्ष्य 195 रुपए का दिया है। मजबूत एग्जीक्यूशन और लगातार मार्केट शेयर गेन के चलते कंपनी का जो Q3 में प्रदर्शन है वो काफ़ी शानदार रहा। मुनाफा करीब 16% बढ़ा है, जो कि अनुमान से बेहतर रहा। साथ ही कस्टमर एक्टिविटीज़ में सुधार रहा है। प्रति यूजर्स ऑर्डर इनके बढ़े हैं। पीयर्स के मुकाबले बेहतर सिक्वेंशियल ग्रोथ यहाँ पर रही है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने भी ग्रो पर अपनी बाई की रेटिंग दी है। लक्ष्य 185 से बढ़ाकर 190 रुपए का दे दिया है। मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ से मार्जिन में सुधार की उम्मीद जता रहे हैं और साथ ही अगर इनकी FY 27 से 28 EPS अनुमान भी इन्होंने 2% तक यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। नोमुरा ने यूनाइटेड स्पिरिट्स पर अपनी राय दी है। बाय रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। लक्ष्य 1650 रुपए का दिया है। प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड से मजबूत प्रॉफिट की यहाँ पर उम्मीद जता रहे हैं। साथ ही इनोवेशन ड्रिवन पोर्टफोलियो विस्तार और रिटेल आउटलेट एक्टिविटीज से ग्रोथ को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। FY 26 और 28 के एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो EPS CAGR अनुमान इन्होंने 13% का रखा है। जी शुक्रिया तृप्ति। तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी काफ़ी लंबी है, तो इन सारे स्टॉक्स पर हम कोशिश करेंगे आपको राय दिलवाएं। लेकिन इन्फोसिस की बातचीत अभी हम कर रहे थे, तो इन्फोसिस की जो रिपोर्ट है ब्रोकरेज हाउसेस की वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। लेकिन जब IT सेक्टर में पॉजिटिविटी आती है, सेंटिमेंट में सुधार दिखता है, तो हेवी वेट TCS भी चलता है। लेकिन TCS के लिए जो पिछला सत्र था बुधवार का वो काफ़ी कमज़ोर था। 2% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ था और अपने 200 DMA के नीचे भी फिसल गया था। प्रदीप जी, क्या राय है TCS को लेकर? आपकी राय क्या बन रही है? देखिए, ओवरऑल लास्ट देखेंगे सर कि लास्ट 2-3 क्वार्टर से नहीं चल रहा है एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि TCS वैल्यू जोन पे है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू नहीं रहेगा। एज ए इन्वेस्टर्स आपको डेफिनेटली आना चाहिए। अगर हम निफ्टी IT को भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 45-46,000 के आसपास का टॉप बना के नीचे आ गया था। नीचे 31,500 32,000 के आसपास का एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन किया था निफ्टी IT ने। और ओवरऑल TCS के लिए 3,100 एक वैल्यू जोन है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास 7 से 8 महीने का व्यू है, आप लेके चलिए TCS एंड मिनिमम आपको 3,800, उसके बाद 4,000 एंड अबव भी प्राइस आपको मिलेंगे। बाय करने का सलाह रहेगा। स्ट्रैगर मैनर पे बाय कीजिए। 2950 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। तो बाई करने की सलाह, लेकिन नज़रिया यहाँ पर लंबी अवधि या मीडियम टर्म का रखिएगा। ये राह इन्वेस्टमेंट की पिक है, ये टेक्निकल आधार पे नहीं है, ये आप ध्यान रखिए।
सिप्ला को लेकर आज खबर है, हालांकि कई सारी फार्मा कंपनी को लेकर आज खबरें आ रही है और कहा जा रहा है कि कंपनी की एक दवा है लैंड्रोटिड, जिसकी सप्लाई पर रोक लगा दी है। यूएस एफडीए के ऑडिट के बाद ये रोक लगाई गई है। यूएस मार्केट में कंपनी के ये टॉप 3 प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट शामिल होता है और हार्मोनल डिसऑर्डर से जुड़ी हुई ये दवा है। वैशाली जी, सिप्ला को लेकर पिछले दिनों भी हमने देखा था यूरोप में ग्रीस में एक प्लांट में इस तरह पे रोक लगाई गई थी। कुछ ऑब्जर्वेशंस यूएसएफडीए की तरफ से मिले थे। क्या लग रहा है, लगातार निगेटिव खबरें आ रही हैं सिप्ला को लेकर, आपकी राय क्या है सिप्ला पर? सो आई टोटली अग्री। फार्मा सेक्टर में एक सिप्ला एक स्टॉक है जो काफी वीक हो चुका है, तो आई थिंक ये नियर टर्म सपोर्ट 1400 के आसपास आता है, 1400 मैक्सिमम 1380। सो आई थिंक करेक्टिव मूव और भी होना चाहिए एंड आई थिंक 1380 1400 का एक सपोर्ट बैंड बनता है। बात जब हमने सिप्ला बात की तो सन फार्मा, इसको लेकर पॉजिटिव खबर ये है कि कंपनी की एक दवा है स्किन कैंसर की ऑनलॉक्सीसिट, इसको मार्केट में उतार दिया है कंपनी ने। पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एक राय विवेक जी आप दे दीजिए, फार्मा पे रिलेटेड और सन फार्मा पे आपकी राय क्या बन रही है? विश्वमोहन, देखिए, मुझे लग रहा है कि सन फार्मा का रिजल्ट काफी ठीक ठाक रिजल्ट्स है और आप अगर निफ्टी फार्मा ओवरऑल इंडेक्स की बात करो तो देखिए जो रिकवरी इस इंडेक्स ने दिखाई है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्सेस आप आज के दिन बोल सकते हो, क्योंकि जो अप था करीबन 24,000, वहां से आज 22,500 पे ट्रेड कर रहा है। तो फार्मा मैं काफी बुलिश रहा हूं और बीच में वापस यूएस से जो नॉइसेस आ रही थी उसके कारण थोड़ा बहुत करेक्शन स्टॉक इंडेक्स में देखने को मिला, जो करीबन 19,000 तक जाके इतना अच्छा रिकवरी वापस इंडेक्स ने दिखाया है। ये यूएस एफडीए तो आज नहीं, पिछले 25 साल से देखते ही आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया आता है और उसके बाद में वो सॉर्ट आउट भी हो जाता है। तो मैं इसको बहुत डीपली कंसर्न नहीं रहूंगा और मुझे लगता है कि जहाँ पे कंपनीज अच्छा कर रही है और बेसिकली सीडीएमओ प्लेयर्स है, उस स्पेस में आपको ज्यादा नजर रखनी चाहिए और मुझे लगता है कि वहां पे आपको जो भी डील वगैरह होती है उसका इफेक्ट आपको कम देखने को मिलेगा। तो यस, सन फार्मा रिजल्ट्स अच्छे हैं। सिप्ला टेम्पररी अगर डाउन जाता है तो आपको उसमें भी अपॉर्चुनिटी ही देखनी चाहिए। तो ये राय आपकी आ गई है फार्मा शेयरों को लेकर। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेगी तो प्री मार्केट की जो ट्रेडिंग शुरू होगी उसके जो किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं वो दिखाएंगे और साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग के मौके लगातार देते भी रहेंगे। चल लौटते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विश्वमोहन कुमार। बाजार के लिए आज ग्लोबल संकेत हैं अच्छे और हम देख रहे हैं कि अमेरिका के बाद एशिया में भी ज्यादातर बाजारों में आपको बढ़त पर कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 70-80 अंकों की बढ़त पर खुलने के संकेत दे रहा है। हमारे 3 एक्सपर्ट तैयार हैं हमारे साथ और आपको लगातार नतीजों पर, खबरों वाले शेयरों पर, रिपोर्ट्स पर अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कहां पर ट्रेड के अच्छे मौके बनेंगे। हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख हैं, वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हैं और पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर आपको लगातार गाइड कर रहे हैं। चलिए कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं और बताते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी आज के सत्र में क्या होनी चाहिए। एचडीबी फाइनेंशियल जो कि एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है, इसके भी नतीजे आए हैं और हम देखें कि नतीजे ठीक ठाक लग रहे हैं एचडीबी फाइनेंशियल के। आय में लगभग 36% की ग्रोथ है। मुनाफे की बात करें तो 22% का उछाल है, लेकिन शेयर 764 रुपए का। विवेक जी, आपसे राय जानना चाहेंगे। 740 रुपए का आईपीओ था इसका और हमने देखा था कि लिस्टिंग लगभग 100 रुपए ऊपर हुई थी एचडीबी फाइनेंशियल की, लगभग 900 रुपए के आसपास तक शेयर गया, फिर वहां से रिवर्स कर गया और लगभग आईपीओ वाले भाव पर भी फिलहाल आपको दिखाई देगा। क्या आपको लगता है कि नतीजे थोड़ा बूस्ट करेंगे सेंटिमेंट और शेयर चलेगा यहां से? अभिषेक, मुझे लगता है कि नतीजे इस हिसाब से बूस्ट करेंगे कि स्टॉक में और डाउनफॉल नहीं आए और अब जाने के लिए थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका और ठीक होना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे अच्छा लगता है सेक्टर, लेकिन आप अगर आज कंपेयर करो इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग श्रीराम की बात कर रहे थे और बाकी जो भी कंपनीज इसी बिजनेस में इन्वॉल्व है,
मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है ये, और इसको एक आध क्वार्टर और देना पड़ेगा आपको ऊपर जाने के पहले। तो यस, आज रिजल्ट्स के कारण एक बूस्ट आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो टेम्परेरी रहे। तो मैं कंपनी पे बुलिश हूँ लॉन्गर टर्म के लिए, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म खाली बेस्ड ऑन वन क्वार्टर रिजल्ट मैं इसको लेने वाला नहीं। ठीक है, एसडीवी फाइनेंशियल को लेकर ये व्यू हो गया। हमने देखा कि जो रियल एस्टेट स्टॉक्स में जो सुस्ती है वो छट नहीं रही है, और हमने बुधवार को भी गिरते हुए देखा। इंडेक्स में लगभग 1% के आसपास की नरमी रही। गोदरेज प्रॉपर्टीज के आए हैं अपडेट्स, और 2025 में जो बुकिंग वैल्यू है 19% बढ़ी है। अगर हम कलेक्शंस की बात करें तो उसमें 28% का उछाल है, और ये कलेक्शंस हो गए हैं लगभग 19,000 करोड़ रुपए के आसपास के। वन ऑफ द वीकेस्ट स्टॉक निफ्टी रियल्टी का गोदरेज प्रॉपर्टीज 1900 रुपए के भाव। हमने देखा था कि थोड़ी रिकवरी की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर से गिर के ये शेयर आ गया है 52 हफ्ते के निचले स्तर पर। प्रदीप जी, आपका व्यू गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर? देखिए अभिषेक जी, एक ब्रेकडाउन आया था फ्रेश ऑलमोस्ट 1950 के आसपास, और उसके बाद हमने देखा स्टॉक 1900 के भी नीचे आ गया। सो अभी भी चार्ट में वीकनेस है, एंड मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा ऑलमोस्ट करेंट जोन से भी 50-60 पॉइंट नीचे ही है। सो फिलहाल अभी तो बाय करने का सलाह नहीं होगा जब तक फिर से स्टॉक 1940 1945 इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, तो इसमें मोमेंटम नहीं पॉसिबल है। अगर किसी के पास है पोजीशन, अभी भी आप बने रहिए, क्योंकि आई बिलीव कि स्टॉक 1940 1950 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर फ्रेश बाय करना है तो एक बार वेट, सॉरी 1750 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर फ्रेश बाय करना चाहिए तो 1940 इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। अगर एक बार वीकली क्लोजिंग मिलता है तो फिर से ये मोमेंटम पकड़ लेंगे, तो उसके बाद ही बाय करना चाहिए। फिलहाल अभी तो वेट करना चाहिए, अभी भी चार्ट वीक में ही है। चार्ट आपको कमजोर नजर आ रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। एक स्टॉक है इंडियन होटल्स की चर्चा कर लेते हैं। ब्रिज होटल्स में 51% हिस्सा कंपनी ने 225 करोड़ में खरीदा है। इंडियन होटल्स को लेकर वैशाली जी क्या राय है? में करेक्शन काफी हो चुका है। फिलहाल जैसे हम देख रहे हैं, आई थिंक यहाँ से बाउंस आने की संभावना है। एक वैल्यू बाइंग भी हो सकती है, इवन फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर हम खरीदना चाहे तो आई थिंक ये लेवल एक सही है। वीकली चार्ट भी अगर मैं देख रही हूँ तो एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट आया है, जो लास्ट सपोर्ट था 670, और वहीं पे हम आके रुके हैं। सो दिस सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सपोर्ट टिकता है तो आई थिंक एक वैल्यू बाइंग बन सकती है, और हम बाउंस देख सकते हैं टू स्टार्ट विद एटलीस्ट टिल 720। एनटीपीसी ग्रीन को लेकर खबर है कि भुज में सोलर प्लांट का ऑपरेशन शुरू हो गया है, और रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको मैनेज करने के लिए कंपनी ने गेल के साथ करार भी किया है। एनटीपीसी ग्रीन को लेकर प्रदीप जी क्या राय है? देखिए, जो ग्रीन एनर्जी थीम है ओवरऑल, ये स्टोरी बहुत टाइम से चल रहा है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे स्टॉक में अभी प्राइस एक्शंस कुछ भी नहीं हो रहा है, और एनटीपीसी ग्रीन हमने देखा 140 130 से जिस तरीके से एक एक लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे आ रहा है, अभी तो 100 के नीचे भी आ चुका है। ऑल टाइम लो के आसपास ही है। मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। ऐसे कोई भी न्यूज के आधार पे बाय नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट फिर से 105 10 इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तो अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। अगर ये 95 इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं आता है, मुझे लगता है कि अगेन आपको 85 80 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो ये रहा एनटीपीसी ग्रीन को लेकर। एक राय अल्ट्राटेक सीमेंट को लेते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लिंक जो डिमांड आउटलुक है वो किस तरह की दिख रही है, और सेक्टरल क्या इस तरह कुछ स्ट्रेंथ दिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या अटेंशन देने की जरूरत है? अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर एक राय आपकी चाहिए। विवेक जी, क्या राय है सर? देखिए, पहले तो मैं सीमेंट सेक्टर की बात करता हूँ, और मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर जस्ट वेट करेगा। 14-15 दिनों की बातें हैं कि रिजल्ट्स में कैसे, सॉरी बजट में कैसे अनाउंसमेंट्स आते हैं। वहां पे सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर कैसा फोकस रहता है। रियलिटी जो सेक्टर है वो तो अच्छा ही कर रहा है, और मुझे लगता है कि वहां से जो सीमेंट डिमांड है वो चलती रहेगी। दूसरी चीज, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड कैसे आता है उस बेसिस पे वापस सीमेंट सेक्टर चलेगा। और तीसरा चीज ये है, देखिए मुझे लगता है कि जो कंसोलिडेशन सीमेंट सेक्टर में होना था वो काफी हो चुका है, और आगे चल के यहाँ पे और कंसोलिडेशन ही होते हुए दिखेगा। तो आज के दिन जो प्राइस हाइक्स है सीमेंट कंपनीज ने,
वो वन ऑफ दी कोई भी आप अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ले लो तो वन ऑफ दी लोएस्ट प्राइस हाइक्स इस सेक्टर ने लिया है। मुझे लगता है कि इस कंसोलिडेशन के बाद प्राइस हाइक्स भी आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इसके लिए मैं सीमेंट पे ओवरऑल एज ए सेक्टर बुलिश रहूंगा। और आप अगर वैल्यूएशन वाइज कंपनी टू कंपनी अगर देखो तो मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक यस बीइंग ए प्रीमियम प्लेयर प्रीमियम वैल्यूएशंस में भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा नीचे जाओ और दूसरी सीमेंट कंपनीज की ओर भी देखो तो जो वैल्यूएशन कंफर्ट भी बहुत अच्छा दिखा रही है वो कंपनीज लाइक एसीसी है या फिर इवन अंबुजा सीमेंट्स है। तो वहां पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। यस अल्ट्राटेक का एज ए लीडर डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एसेट एलोकेशन उधर करना होगा। लेकिन मैं ज्यादा बुलिश रहूंगा कंपनीज लाइक अंबुजा और एसीसी पे। एसीसी और अल्ट्राटेक, तो ये तीनों पसंद यहाँ पर आ पा रहे हैं। अंबुजा एसीसी ज़्यादा आपको पसंद आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब वक्त हो चुका है 9 के नवरत्न जानने का। हमारे सहयोगी रविंद्र मौजूद हैं। रविंद्र, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या वो लिस्ट में कौन कौन से 9 स्टॉक्स हैं आज? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे आज काफ़ी सारे स्टॉक फोकस में रह सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईटी स्टॉक इन्फोसिस से, जहाँ पर इन्फोसिस ने आफ्टर मार्केट आज Q3 FY26 के अर्निंग्स अनाउंस किए थे और कंपनी का जो अर्निंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया था इस क्वार्टर में। यहाँ पर जो अगर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में जो है 2.2% की यहाँ पे अपटिक देखने को मिली सिक्वेंशियल बेसिस पर। वहीं हालांकि जो पैट है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को, यहाँ पे थोड़ा डाउनटिक देखने को मिला। और उसके पीछे जो रीज़न है कि यहाँ पे जो न्यू लेबर कोड है उसके चलते कंपनी का जो पैट में थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिला। वही बात करें गाइडेंस की, तो यहाँ पर कंपनी ने FY26 का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू जो ग्रोथ गाइडेंस है वो 2 से 3% से इंक्रीज करके जो है 3 to 3.5% का रखा है। वहीं अगर बात करें एबिट मार्जिन्स की, तो एबिट मार्जिन्स जो है 20 से 22% पर रखा है यहाँ पे। सो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर और गाइडेंस में इंक्रीज के चलते इस स्टॉक्स में आज काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकता है। और प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है 4.5% की यहाँ पे अपटिक देखने को मिल रही है। L&T टेक की बात करें तो L&T टेक के जो नंबर आए हैं इस क्वार्टर में वो मिक्स आए हैं। यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसमें 1.8% की यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिली सिक्वेंशियल बेसिस पर। वहीं अगर बात करें पैट की, तो पैट में भी यहाँ पे जो है अप्रॉक्सीमेटली 8% का यहाँ पे डाउनटिक देखने को मिला है। हालांकि जो मार्जिन है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और इसके पीछे जो रीज़न है यहाँ पे जो टाइटर कॉस्ट कंट्रोल और फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी के चलते मार्जिन में जो है थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तीसरा जो स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस भी आज फोकस में रह सकता है क्वार्टरली अर्निंग्स के चलते। यहाँ पर जो ग्रॉस प्रीमियम है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 9% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर Q3 FY26 में। वहीं अगर बात करें AP, तो उसमें जो है 11.3% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्रेस्टीज एस्टेट की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ बिजनेस अपडेट के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर जो प्री सेल्स है उसमें 39% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 4,184 करोड़ पर। वहीं अगर बात करें कलेक्शंस की, तो कलेक्शंस में भी जो है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे उछाल देखने को मिला। 40% के यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ Q3 बिजनेस अपडेट के चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में रह सकता है। सिप्ला की बात करें तो यहाँ पे आज सिप्ला काफ़ी यहाँ पे एक्शन में रह सकता है। यहाँ पर सिप्ला ने कहा है कि जो उनकी एक ड्रग है उसका मैन्युफैक्चरिंग टेम्परेरी रोका जा रहा है ताकि US FDA रेमेडिएशन प्रोसेस को सपोर्ट किया जा सके और US फैसिलिटी पर जहां ये ड्रग प्रोड्यूस होता है। और सिप्ला का इस ड्रग का 22% का यहाँ पे मार्केट शेयर है US में। और इसके बाद कई सारे ब्रोकरेजेस ने जो अपने टारगेट प्राइस कट किए हैं और नोवामा ने स्टॉक को जो डाउनग्रेड किया है, जिसके चलते ये स्टॉक में जो आज नेगेटिव जो है एक्शन देखने को मिल सकता है। और एक फार्मा स्टॉक आज फोकस में रह सकता है सन फार्मा, जहाँ पर सन फार्मा ने जो है स्किन कैंसर की जो ड्रग है वो US में लॉन्च की है, जिसके चलते ये स्टॉक में भी जो है काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकता है। एक्विजिशन के चलते इंडियन होटल फोकस में रह सकता है, जहाँ पर इंडियन होटल 51% का स्टेक एक्वायर करने वाला है ब्रिज होटल में और इस कॉस्ट का जो एक्विजिशन होगा वो 225 करोड़ का होगा। अब आखिर में बात करेंगे उन दो स्टॉक्स की जो आज ब्रोकरेज के दम पर फोकस में रह सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो यूनाइटेड स्पिरिट्स, जहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में जो है नोमिला ने इनिशिएट किया है बाई कॉल के साथ और टारगेट प्राइस जो है 1650 का रखा है। और आखिर में 361 भी आज फोकस में रह सकता है यहाँ पे ब्रोकरेज नोट के चलते। यहाँ पर सिटी ने जो है मेंटेन रखा है 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच और टारगेट प्राइस जो है 1615 से बढ़ाकर 1700 का रखा है, जो कि 48% का यहाँ पे अपसाइड देख रहे हैं। सो इसके चलते 361 भी आज फोकस में रह सकता है। और प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है अप्रॉक्सीमेटली 4% की यहाँ पे जो है अपटिक देखने को मिल रही है स्टॉक प्राइस में।
बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर, ये पूरी जानकारी जो है हमें देने के लिए। तो जी हाँ, ये 9 काउंटर्स थे जहां पर आज दिखेगा एक्शन, और ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट रविंदर हमारे लिए लेकर आए थे। तो चलिए फिर से चलते हैं हमारे तमाम मेहमानों के पास जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ अब शिवांगी सारदा भी जुड़ चुकी हैं। उनका भी स्वागत करते हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। मार्केट्स का हैंड ओवर तो ठीक लग रहा है, बट ऐसे में कौन से काउंटर्स हैं जहाँ पर आपकी नज़र है, कहाँ पर है आपकी स्टॉक कॉल्स? इसी से शुरुआत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो हम देख रहे हैं कि बाजार में जो है काफी अच्छी खासी यहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रही है बुल्स एंड बेयर्स की, बट ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी बरकरार है जिसमें हम फोकस कर सकते हैं। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर यहाँ पे जो मेरा रहेगा वो रहेगा टाइटन पर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो ऑफ कोर्स पूरे मेटल पैक के एक्शन से प्रभावित है, एंड ओवरऑल भी हमने देखा है ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है। मोमेंटम काफी अच्छी यहाँ पे बिल्ड होनी शुरुआत हो गई है, और लंबे अवधि में भी हमने देखा है कि ये एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में मेंटेन कामकाज करते हुए नजर आया है। तो टाइटन पर मेरी नजर रहेगी, इसमें फ्रेश बाइंग के मौके ढूंढे जाए। एक डेली फ्रेम में कंसोलिडेशन हुआ है, सपोर्ट बेस भी इंटैक्ट है। ये तैयारी कर रहा है नेक्स्ट 4400 तक के टारगेट्स के लिए। 4150 के एक स्टॉप लॉस को हम लगाए रखें। चलिए यहाँ पर टाइटन पे रखेंगे नज़र। आज एक्शन देखने की उम्मीद ज़रूर है, और जी हाँ देखिए गोल्ड प्राइसेस में जो है एक तरफा हम रैली ज़रूर देख रहे हैं, तो इसमें देखते हैं किस तरीके से मूव आज के सत्र में आता है। बट इसी के साथ साथ कैपिटल मार्केट थीम पर भी नज़र रखिए, क्योंकि यहाँ पर भी एंजल 1 के नंबर्स आए हैं। हाल फिलहाल जो है ये जो पूरा स्टॉक है वो काफ़ी वॉलेटाइल भी रहा है। प्री ओपन में 2.5% की तेज़ी दिखा रहा है, बजाय इसके कि इस बार जो इनका प्रॉफिट है वो 4% गिरता हुआ दिखा है। हालांकि जो इनकी क्लाइंट फंडिंग बुक है उसमें 10.5% का उछाल रहा है। टोटल क्लाइंट बेस में लगभग 21% की बढ़त हमने देखी है। एक बार शिवांगी क्विकली एंजल 1 पे भी आप अगर राय दे पाएं तो टेक्निकली कैसे देख रही हैं आप इसे? जी सृष्टि, डिस्क्लेमर्स और डिस्क्लोजर्स अप्लाइड है, उस पर मैं ऐसे डायरेक्ट राय तो नहीं दे पाऊंगी, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज और एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स जो है वो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। एंड जिस तरह से हमने देखा है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ रहा है डीमैट अकाउंट्स में भी, तो यहाँ एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स में भी फोकस हमारी रहनी चाहिए। ये पूरा स्पेस, पूरा सेक्टर काफी पॉजिटिव है। इनमें हम जरूर अभी ट्रेडिंग के लिहाज से एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं, पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है ये पूरा स्पेस। एक डिस्क्लेमर के साथ शिवांगी की राय यहाँ पर कि जो व्यू है वो पॉजिटिव ही है, और जी हाँ देखिए 2.5% की तेज़ी आज के सत्र में हम ज़रूर देख रहे हैं। इसी के अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी नज़र ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कवरेज की शुरुआत की है नोमुरा ने। यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी की राय के साथ उन्होंने कवरेज की शुरुआत की है, और 1650 के टारगेट्स दे रहे हैं। पिछले 10 साल के एवरेज से अभी के वैल्यूएशंस कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं उनको वैल्यूएशंस जो हैं काफ़ी आकर्षक लग रहे हैं, और साथ ही प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड जो है जो कि कई समय से हम इस सेक्टर में भी देख रहे हैं, और वो आगे चल के और भी अर्निंग्स ग्रोथ को सपोर्ट करेगा ऐसा मानना है। FY 26 से 28 के EPS CAGR अनुमान में 13% की जो ग्रोथ है वो जता रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी रखेंगे नज़र। एक बीटन डाउन नेम ज़रूर है। हमने देखा था कि बीते दिन वेंसडे को जो है एक थोड़ा मूव इसने ज़रूर दिखाया था। आज 1% का उछाल प्री ओपन में। दिखते हैं कि यहाँ पर मौका मिलता है या नहीं। बट जी हाँ, जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी के संकेत आ रहे थे वो पॉजिटिव ही थे, और हालांकि US मार्केट्स, एशिया बाज़ारों से भी जो है हैंडओवर अच्छा मिलता हुआ दिखा है। बट अब 25,700 के शायद नीचे ही हम शुरुआत करें, ऐसे कुछ संकेत तो ज़रूर आ रहे हैं, पर दिन के दौरान हम इसको बिल्ड ऑन कैसे करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। IT पैक किस तरीके से चमकता है, और साथ ही साथ निफ्टी बैंक कितना सपोर्ट करता है, क्योंकि यूनियन बैंक और तमाम अनदर बैंकिंग अपडेट्स जो हैं वो ठीक ही रहे हैं। खासतौर से यूनियन बैंक पर जो है ब्रोकरेजेस का व्यू पॉजिटिव आता हुआ दिखा है।
आज काफ़ी इंटरेस्टिंग डे रहेगा मार्केट के लिए। इंडिया विक्स किस तरीके से मूव होता है ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। और पहले टिक्स आपकी स्क्रीन पे जहां पर इन्फोसिस ने लगाई है तेज दौड़, 4% का गैप अप ओपनिंग आप इन्फोसिस के काउंटर में देखेंगे। निफ्टी 50 भी ओवरऑल सबसे पहले इंडेक्स की बात करते हैं 25,700 के ऊपर निकलता हुआ नजर आया है। 70 अंकों की तेजी आप यहाँ पे देखेंगे और निफ्टी बैंक में भी लगभग 100 अंकों की बढ़त है। इन्फोसिस के साथ साथ बाकी आईटी काउंटर्स में भी बहुत बढ़िया एक्शन है, जैसे कि आप टेक एम देख लीजिए, विप्रो देख लीजिए, टीसीएस देख लीजिए, इन सभी में लगभग 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। एमएनएम भी जो है 1% से ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वेडनेसडे को ही कंपनी ने बताया था कि एक्सयूवी 7XO की दमदार बुकिंग इनको पहले ही दिन आती हुई दिखी है। और उसके बाद ब्रोकरेजेस ने ये भी जताया है कि इनके वॉल्यूम ग्रोथ जो है बहुत तगड़े हैं और शायद उनकी उम्मीद के मुताबिक उनसे ज़्यादा ही वॉल्यूम ग्रोथ इस पूरे साल में दिखे। क्या नहीं अच्छा कर रहा है वो है सिप्ला का काउंटर। हम आपको बता ही रहे थे कि सिप्ला में जिस तरीके से उनकी एक अहम ड्रग की दिक्कतें सामने आई हैं, उसकी सप्लाई को लेकर दिक्कतें सामने आई हैं यूएस बाजारों में। 4% की गिरावट यहाँ पे, जब यूएस एफडीए की ऑब्जर्वेशन आई थी तब भी 4% का कट था। और अब सिप्ला ने सप्लाई अभी फिलहाल के लिए स्थगित होने की जो जानकारी दी है, फिर से 4% की गिरावट यहाँ पे। इटर्नल 3.5% की गिरावट यहाँ पे, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग ज़रूर है देखना, बजाय इसके कि कोई मेजर न्यूज़ फ्लो हाल फिलहाल इटर्नल पे हमने नहीं देखा है। हालांकि एफआईआईज़ के एडजस्टमेंट्स की खबर मार्केट में ज़रूर चल रही थी। एचडीएफसी लाइफ अर्निंग्स का रिएक्शन है कि यहाँ पे अर्निंग्स ठीक ठाक रहे, कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं थे, लगभग 3% का कट आप यहाँ देखेंगे। जिस तरीके से कच्चे तेल में गिरावट आई है 4% ओवरनाइट, ओएनजीसी 1% लुढ़कता हुआ आपको यहाँ दिखेगा। और भारती एयरटेल, सन फार्मा, ये कुछ और काउंटर्स हैं जो कि फिलहाल लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। क्या अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो है एंजल वन, 5% की तेजी आप इस स्टॉक में देखेंगे। एंजल वन आप देखिए लगभग 5% का उछाल, हमने ठीक मार्केट खुलने से पहले ही इस पे चर्चा की थी। एचडीएफसी एएमसी लगभग 4% की उछाल दिखा रहा है और सेल में भी लगभग 3.5% की तेजी है। इसी के साथ साथ बाकी आईटी काउंटर्स में भी अच्छा एक्शन है। आप एलटीआई माइंट्री ले लीजिए, एम्फेसिस ले लीजिए, इनमें भी 3% की तेजी जो है आप आज के सत्र में देखेंगे। अभी निफ्टी 50 यहाँ पर आप देखिए तो कहीं ना कहीं 25,700 के लेवल्स को होल्ड करता हुआ, निफ्टी बैंक में भी ठीक ठाक तेजी हम फिलहाल आज के सत्र में देख रहे हैं। एक बार क्विकली ब्रॉडर मार्केट स्पेस पे भी नजर डाल लेते हैं और यहाँ पर इंडिया मार्ट अपनी अर्निंग्स का रिएक्शन दिखाते हुए 6.5% का उछाल, यहाँ पे 361, 5% की तेजी। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, इन सभी में 2 से 3% की तेजी और एमसीएक्स की तूफानी तेजी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कच्चे तेल में थोड़ी सी गिरावट से ओएनसी काउंटर्स में फिर से एक्शन हम आते हुए देख रहे हैं। एचपीसीएल, बीपीसीएल ये फिर से आपको हरे निशान में दिखेंगे। पर आईटी काउंटर में एलएनटी टेक, यहाँ पे भी जो अर्निंग्स रिएक्शन था, गाइडेंस कट की थी कंपनी ने और उसके चलते 3.5% की कमजोरी आप आज के सत्र में इस काउंटर पे देखेंगे। तो सदी में शुरुआत मार्केट्स की, देखते हैं कितनी सस्टेन करती है ये तेजी और कौन से सितारे और चमक कर उभरते हैं। आईटी पैक तो आज जी हाँ काफ़ी चकाचौंध आईटी काउंटर्स को मिल ही रही है इन्फोसिस के नंबर्स के बाद। पर अब समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे कौन से काउंटर्स हैं और शुरू करेंगे उनके फर्स्ट ट्रेड्स लेना। तो शुरुआत ठीक ठाक ही हुई है, जैसी उम्मीद थी उतनी अच्छी तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी निफ्टी करीब 50 अंकों पर है और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 150 अंकों के आसपास की तेजी आपको नजर आएगी। इंडिया विक्स 11.5 के ऊपर 2% के आसपास का उछाल। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं अपनी ओपनिंग ट्रेड के साथ। शुरुआत प्रदीप जी आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपकी नजर कहां पर गई है और क्या खरीदना है अभी? सर करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा 361, अभी 1215 1216 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 1215-16 के आसपास का प्राइस। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आ रहा है। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 1240 एंड सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 1280 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1180 पे, 1180 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इनफैक्ट 1280 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। 4 से 5 दिन का व्यू लेके चलिए। ठीक है, 4 से 5 दिन का व्यू 361 के लिए। नंबर्स इसके
अच्छे आए थे और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये रिकमेंडेशन आपके लिए 361 के प्रॉफिट में लगभग 20% के आसपास का उछाल आया था। तो 1240 के टारगेट और 1280 का दूसरा टारगेट, 1180 रुपए का स्टॉप लॉस आपके लिए 361 पे यहां से भी और अभी चलने वाला है बड़ी तेजी पर खुलने के बावजूद भी। शिवांगी जी, आपका व्यू, आपने कौन सा स्टॉक स्पॉट किया है? जी वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने आज के स्टॉक के लिए चुना है इटर्नल। हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से काफ़ी एक अच्छी बॉटम आउट स्ट्रक्चर हो रही है स्टॉक में एंड ऑफ कोर्स एक अच्छी मोमेंटम भी बिल्ड हुई है 50 डेमा के पास। तो यहाँ पे ज़रूर हम खरीदारी के मौके ढूंढें। ओवरऑल ये स्टॉक जो है तैयारी कर रहा है एक नए अच्छे लेग ऑफ रैली के लिए। तो 305 के यहाँ नेक्स्ट टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे 288 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 305 के टारगेट, 288 का स्टॉप लॉस। इटर्नल की शुरुआत कमजोर हुई है, लेकिन कमजोर शुरुआत के बावजूद शिवांगी इस पर बुलिश है और आपको ठीक ठाक डिसेंट टारगेट इसमें दे रही हैं। इन्फोसिस 4% ऊपर, अंदाजा था कि गैप के साथ ही खुलेगा, लेकिन चिंता की बात यह है कि मतलब चिंता क्या, थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है। विप्रो, टेक महिंद्रा, इनके नंबर्स आ जाने वाले हैं और नतीजों से पहले ही शेयर थोड़े से गर्म नजर आ रहे हैं। विवेक जी का भी आईटी को लेकर भरोसा कायम है। ये दोनों शेयर 2.5% ऊपर आपको नजर आएंगे, विप्रो के और टेक महिंद्रा के। और टीसीएस में आज 1% के आसपास की गेंस पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ स्टॉक्स। अच्छा, एंजल वन के भी नंबर आए थे, नंबर भी आपके सामने रखेंगे और आप देखेंगे कि 5.5% ये शेयर आपको ऊपर नजर आएगा। ईयर ऑन ईयर अगर नंबर को देखेंगे तो प्रॉफिट में डिक्लाइन है 4.5% की, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है करीब करीब 6% एंजल वन का। और बोर्ड ने 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट को भी मंजूरी दी है। तो ये करीब 26 रुपए वाला शेयर है, 260 रुपए का आगे चल के ये हो जाएगा। देखते हैं कि प्राइसेस आगे कैसे रहते हैं। एंजल वन को लेकर विवेक जी आपसे राय जानना चाहेंगे, क्या सलाह होगी आपकी सर? अच्छा ठीक है, विवेक हमारे साथ नहीं है। प्रदीप, आप ही व्यू दीजिए एंजल वन को लेकर। सर ये फोर्थ टाइम हो रहा है, इससे पहले भी हमने देखा था ऑलमोस्ट 2350-2400 के आसपास से एंजल वन घूमता हुआ नजर आ रहा है। पास्ट में भी हमने देखा और इस बार भी वही सेम चीज हो रहा है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, ये जो तेजी है कंटिन्यू रहेगा। ऑलमोस्ट 2750 2780 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। और जिस तरीके से एक पुल बैक आया है या पे फॉलो अप बाइंग आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। और नेक्स्ट 2 से 3 दिन में ही मुझे लगता है कि 2750 एंड अबव जाना चाहिए। तो ये रहा एंजल वन को लेकर है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर बुलिश सिग्नल दिख रहे हैं। यूनियन बैंक, नतीजे भी अच्छे थे। यूनियन बैंक को लेकर शिवांगी जी आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में हमने देखा है कि काफी अच्छी मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रही है, स्पेशली पीएसयू स्पेस में। यूनियन बैंक की अगर हम बात करें, प्राइस वॉल्यूम कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे अच्छी खासी फॉलो अप देखने को मिल रही है। और मंथली बेसिस पे भी जो पिछला रेजिस्टेंस हुआ करता था 172 का, वो सरपास किया है स्टॉक ने और अब वो सपोर्ट के तौर पे कामकाज करेगा पोजिशनली। तो क्लियरली यहाँ पे रोल रिवर्सल हुआ है। इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो 177 के हम ट्रेलिंग सपोर्ट को ध्यान रखें और 186 के नेक्स्ट लक्ष्य के लिए इसमें जरूर फोकस करें। यूनियन बैंक को लेकर ये रहा है और लगातार यहाँ पर तेजी बनी भी है। और आज के सत्र में एक्सिस बैंक, हालांकि आज अभी थोड़ी कमजोरी जरूर दिख रही है, लेकिन आरएसआई देखेंगे तो यहाँ पर बुलिश इंडिकेटर यहाँ पर साफ तौर से एक्सिस बैंक को लेकर दिख रहे हैं। एक्सिस बैंक को लेकर प्रदीप जी आपकी राय क्या है? देखिए, एक्सिस बैंक को लेके मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। और इनफैक्ट जिस तरीके से हमने देखा है लास्ट पास्ट में भी एक्सिस बैंक 1215 1230 के आसपास 1230-35 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट लिया था और शॉर्ट टाइम में एक्सिस बैंक अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है और लगातार कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड को मेंटेन कर रहा है। सो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का व्यू है, दोनों व्यू से ही होल्ड रखना चाहिए। बहुत जल्दी आपको 1350 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। एक बार अगर 1320 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है ना, तो नेक्स्ट अगर आपका 2-3 क्वार्टर का भी व्यू है तो 1400 के ऊपर भी एक्सिस बैंक आपको मिलेंगे। वाइल इंडिया पे एक राय लेना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ नए शॉर्ट्स बनते दिख रहे हैं। वाइल इंडिया आपकी खरीदारी की राय थी प्रदीप जी, क्या करना चाहिए? गिर तो आज अभी शुरुआती कारोबार में काफी कमजोर नजर आ रहा है, क्या करें इस गिरावट के बाद?
देखिए, ऑयल इंडिया मेरा कंडीशन था, मेरा बाइंग लेवल पे अभी आया है 446 450 इस रेंज में मैंने बाई कॉल दिया था, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस गिरावट में ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो में। 432 का स्टॉप लॉस रहेगा, मुझे लगता है कि लॉन्ग करना चाहिए, और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था आज सुबह कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि 470 490 तक जा सकता है। व्यू 12 से 15 दिन का रखना है। और राइट, तो 12 से 15 दिन का व्यू रखना है। ऑयल इंडिया इनके फिलहाल लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, कि जिस तरीके से हमने कच्चे तेल में गिरावट देखी, कहीं ना कहीं स्टॉक भी प्रेशर में ज़रूर है। बट जी हाँ, आईटी पैक में बहुत अच्छा मोमेंटम है। इन्फोसिस के साथ साथ जितने भी मिड और स्मॉल मार्केट कैप वाली आईटी कंपनीज़ हैं, उनमें भी बहुत ज़बरदस्त हम एक्शन देख रहे हैं। बट LTTS यहाँ पर नतीजे कमज़ोर तो थे ही, पर साथ ही मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस भी कट की है, इसके चलते 4% की कमजोरी। शिवांगी, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर और गिरावट हावी हो सकती है? चार्ट्स क्या बता रहे हैं? जी सृष्टि, आईटी पैक में हम देख रहे हैं कि जरूर एक अच्छी मोमेंटम है, बट ये स्टॉक की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि लगातार पिछले 4 हफ्तों से लोअर बॉटम फॉर्मेशन हुई है, यानी कि हायर जोन्स पे बिल्कुल ये कोई भी फॉलो अप एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने लगातार पिछले 2 दिनों से काफी सेलिंग प्रेशर देखा है, एंड आज भी हम देख रहे हैं कि गैप डाउन के बाद इंटरमिटेंट सेलिंग बरकरार है। तो मेरी यहाँ पे यही फोकस रहेगी कि यहाँ पे और थोड़ा और सेलिंग देखने को मिल सकता है, वीकनेस बरकरार रहेगा, एंड हम यहाँ पे राउंड अबाउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्टॉक 3950 के आसपास मेल्ट हो सकता है, एंड यहाँ पे जो अपसाइड है वो 4150 का एक गैप नजर आ। ऑल राइट, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है वो बरकरार रह सकता है। और देखिए, 4% तक की गिरावट और कोई भी रिकवरी के संकेत नहीं है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप आईटी काउंटर इन्फोसिस ने पूरे आईटी पैक का मूड ज़रूर बदला है। बट जी हाँ, इन्वेस्टर्स इस कंपनी की गाइडेंस को लेकर थोड़े चिंतित भी ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑटो पैक में से महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लगभग यहाँ पे 1.5% की तेज़ी है। एक बार प्रदीप, आपकी राय M&M पे, क्योंकि कई बार हमने इसके बारे में आपसे चर्चा भी की है, बट जिस तरीके की बुकिंग, स्ट्रॉन्ग नंबर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा पोस्ट कर रहा है, लगातार इसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी है। नई XUV 7X और साथ ही XEV 9X की बुकिंग अगर देखें तो 90,000 के भी ऊपर निकली है। और नोमेरा ने ये भी बोला है कि जो उन्होंने पूरी उनकी एस्टिमेट लगाई थे कि इस साल की वॉल्यूम ग्रोथ कैसे होगी, अब उसको चेंज करने का भी आने वाले समय में वक्त आ जाएगा, क्योंकि कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट्स के साथ साथ बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। प्रदीप, क्या राय रखते हैं आप M&M पे? देखिए, मेरा व्यू इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म ऑल टाइम फ्रेम में पॉजिटिव ही है, और अगर हम चार्ट भी देखेंगे डेली, वीकली, मंथली, तीनों टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड में है। मुझे लगता है कि हायर हाई फॉर्मेशंस जो अभी बना रहा है ये कंटिन्यू होना चाहिए। 3850 एंड 4000 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें और भी है कि जून 23 से आज तक कभी भी अपना वीकली जो है मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं दिया है, और कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में ही रहा है। सो मुझे लगता है कि 4000 जाने के लिए रेडी हो रहा है। अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है, डेफिनेटली बने रहिए, फ्रेश बाय करने का भी सलाह रहेगा। 4000 एंड अबव टारगेट रहेगा। गया लंबा पैसा। 4000 और उसके ऊपर के टारगेट होंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। 3700 रुपए के आसपास के प्राइसेस आप देखेंगे, और थोड़ा समय हो गया जब 3700 के ऊपर जाकर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया था, और उसके आसपास की आपको ये शेयर ये थोड़ा सा घूमता हुआ नजर आएगा। आज की जो तेजी बाजार में फिलहाल जो है वो प्योरली हम देख रहे हैं कि आईटी, कुछ हद तक सरकारी बैंक और रियल एस्टेट यहां तक कॉन्सेंट्रेटेड है। अदरवाइज बाजार का मूड उतना अच्छा नहीं है। आईटी इंडेक्स करीब 2.5% ऊपर, रियल एस्टेट में लगभग इंडेक्स वाइज 1.5% के आसपास की तेजी आपको नजर आएगी। ये है बाजार की सिचुएशन। निफ्टी बैंक ने डबल सेंचुरी फिलहाल लगा दिया है। हालांकि आज ब्रॉडर मार्केट से जो संकेत हैं वो आपको थोड़े बेहतर साइड पर नजर आएंगे। अभी तक तो 1400 शेयर ऊपर हैं, और लगभग 1150 शेयर हम देखने की गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। एक और कंपनी जिसके नतीजे आए थे, जरा उस पर प्रदीप आपसे व्यू चाहिए, और वो है वारी रिन्यूएबल टेक का। नतीजे इसके भी अच्छे आए वारी रिन्यूएबल के। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर में हमने ऊपरी स्तरों से गिरावट देखी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट इसका डबल हो गया है, और
एक इनको ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास का, 103 करोड़ रुपए का। 1000 रुपए के प्राइजेस, ये देखिए ये 3 महीने के चार्ट आपके सामने, 20% के आसपास की गिरावट आई है वारी रिन्यूएबल टेक में। क्या राय होगी आपकी शेयर को लेकर? देखिए ऑलरेडी स्टॉक ना ओवरसोल्ड था, हमने देखा रिसेंटली 1200 के ऊपर का टॉप बनाने के बाद स्टॉक नीचे आ चुका था। सो कहीं ना कहीं एक अभी 994 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 900 925 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट जोन था, और से फिर से पुल बैक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू होगा अगेन। अगर 950 को होल्ड करके जाता है सो अगेन फिर से आपको 1130 एंड अबव प्राइस मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। सो करंट जोन से बाय करने का भी सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि ये पुल बैक कंटिन्यू होना चाहिए, ज्यादा यहाँ पे रिस्क है नहीं, क्योंकि 950 का ही स्टॉप लॉस, तो खोने के लिए आपको यहाँ पे मोटा मोटा 50 रुपीज के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन मिलने पे आपको 1130 एंड उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि अगेन आपको 1200 के ऊपर भी प्राइस यहाँ पे आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। इससे पहले भी हमने 2-3 बार देखा है कि 950 960 से स्टॉक जो है बाउंस बैक किया है, और अभी देखिए डे हाई से थोड़ा बहुत करेक्शन आया था, अगेन पुल बैक दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू होगा, बाई करना चाहिए एंड वेट भी करना चाहिए। ठीक है, बाइंग करनी चाहिए वारी रिन्यूएबल में, ये राय है। ये 6 महीने में 3 महीने में किस तरह के स्टॉक ने परफॉर्मेंस दी है, हम आपके सामने ये डेटा भी सामने रख रहे हैं। L&T का शेयर क्या ये संभल गया? 39 रुपए के नीचे लुढ़का था, और आज हम देखें कि थोड़ी सी बाइंग इसमें दिखाई दे रही है लोअर लेवल से, करीब 0.25% ऊपर ये शेयर आपको नजर आएगा। और अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी कि इनको 2500 से 5000 करोड़ रुपए के रेंज में एक और ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर तो लगातार मजबूत है L&T के लिए। पहले सेल से लगभग 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, कुछ सेना से पिनाक सिस्टम के अपग्रेडेशन को लेकर ऑर्डर मिला, कुछ और ऑर्डर निकल के आए हैं। अब ये कुवैत वाली जो खबर आई थी वो थोड़ी सी पीछे छूटेगी। तो L&T को लेकर शिवांगी, आपका व्यू क्या? आपको लगता है कि जो डैमेज होना था शॉर्ट टर्म में, क्या वो हो गया है और स्टॉक यहां से स्टेबल होकर चलने के लिए तैयार है? कि L&T में पिछले दिनों में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है, बट मंथली बेसिस पे अभी भी स्ट्रक्चर इंटैक्ट है और एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन कर रहा है ये स्टॉक। लगातार पिछले 9 महीनों से भी इसमें हमने देखा है कि हायर बेस ग्रेजुअली शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। तो इवन तो शॉर्ट टर्म थोड़ी बहुत पेन जरूर नजर आ रही है, बट ओवरऑल लंबी अवधि का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, बट जो बने हुए हैं उसमें हम स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। ठीक है, L&T को लेकर ये भी हो गया, लेकिन एक और कंपनी जो लगातार चल रही है MCX ने लगा दिया है आज तेजी का चौका, और भाव इसके पहुंच गए हैं 2500 रुपए के आसपास फिर से। तो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, उसके बाद हमने देखा कि जो वॉल्यूम बढ़ा होगा निश्चित तौर पर उसका बेनिफिट तो उठाया है रिटेल ट्रेडर्स ने। रिकॉर्ड हाइस पर शेयर है ये, 3% ऊपर। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, जितने भी जो कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, वॉल्यूम बड़े शानदार रहे हैं, और ये रैली रुकने का नाम नहीं ले रही है। थोड़ा सा ना वैल्यूएशन वगैरह थोड़ा हम आगे चेक करेंगे। 90 के आसपास का पी है MCX का, तो वैसे देखा जाए तो थोड़ी सी कॉशियस होना चाहिए, लेकिन चार्ट्स अलग ही कहानी कह रहे हैं। प्रदीप, आपका व्यू MCX को लेकर, क्या तेजी यहां से भी करें, और जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है तेजी की वो क्या करें? थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें? देखिए अभिषेक जी, ऑब्वियसली जिस तरीके से एक मूवमेंट हम यहाँ पे पास्ट 2-3 महीने से हम देख रहे हैं, लगातार हायर हाई फॉर्मेशंस, तो मुझे लगता है कि देखिए फ्रेश बाय करना यहाँ पे थोड़ा रिस्की होता है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको बहुत फास्ट मोमेंटम करना, यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है, तो उस हिसाब से पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपका प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए अभी भी, क्योंकि कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, तो एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मैं अभी चार्ट ही देख रहा था, 4 घंटे का ना एक मूविंग एवरेज प्राइस का जो कैलकुलेशन करके स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, वो है ऑलमोस्ट 2325 2325 के आसपास का ना एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी अगर इसके नीचे आता है, मान लीजिए आपका 2000 के आसपास का बाइंग है या तो उसके नीचे का बाइंग है, तो आपको लॉस नहीं होगा, आपको मुनाफा ही ये प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और मिलने पे मुझे लगता है कि 2750 एंड 2800 जाने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन चार्ट इतना ऊपर आ चुका है, सो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग हेल्दी करेक्शंस मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। अगर करेक्शन होता है देन यहाँ पे एंट्री करना चाहिए। फ्रेश एंट्री करना थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है अभी। खरीदारी से बचे, यहाँ पर वेट करें, डिप में मौका देखें, ये बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन 2700-2800 तक जाने की संभावनाएं हैं, तो डिप में खरीदेंगे तो आपके लिए रिवॉर्ड बेहतर होगा।
ओएनजीसी की बात कर लेते हैं। ऑयल इंडिया की हमने बात की थी, क्रूड में जिस तरह से नरमी आई है तो इन दोनों कंपनियों पर आज दबाव दिख रहा है। ओएनजीसी को लेकर शिवांगी जी आपकी राय क्या है? आज ये कमजोर नजर आ रहा है, क्या करें? जी, ओएनजीसी की स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ देखें तो एक काफ़ी वॉलेटाइल स्विंग हमने देखा है पिछले 1 महीने में। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छी टग ऑफ वॉर देखने को मिली है इस स्टॉक में। ओवरऑल आज थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस बनी हुई है, बट जिस तरह से हमने पिछले 2 दिनों से प्राइस और वॉल्यूम एक्शन देखा है, तो काफ़ी पॉजिटिव है। प्रॉफिट टेकिंग के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये थोड़े बहुत कंसोलिडेट करके एक फ्रेश लेग ऑफ रैली की शुरुआत करे। बट ऑफ कोर्स एक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है 250 पर, तो मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ जल्दबाजी ना करें, 250 के ऊपर इस स्टॉक को होल्ड करने दें, उसके बाद ही हम इसमें फ्रेश अटेम्प्ट्स ले बाइंग के लिए। ओके, तो ये रहे ओएनजीसी में जल्दबाजी नहीं करने की सलाह है यहाँ पर। अगर नई खरीदारी करनी है तो आप इंतज़ार करें, थोड़ा और डिप में मौका मिले तब ज़्यादा बेहतर होगा। इटर्नल पे चर्चा कर लेते हैं। 2.25% के आसपास गिर गया है, यहाँ पे नए शॉर्ट्स भी बन रहे हैं। पर शिवांगी आपकी ये पिक भी थी, इटर्नल कमज़ोर है, हालांकि प्रदीप जी ने भी मॉर्निंग में दिया था। क्या लग रहा है इस गिरावट के बाद ऐड करना चाहिए यहाँ से, और फर्दर डाउनसाइड के रिस्क तो नहीं है? जी बिल्कुल, इटर्नल काफ़ी एक हमने देखा है कि बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर हुआ है स्टॉक में। वीकली बेसिस पे भी हमने देखा है कि स्टॉक जो है अब पिछले 3 हफ्तों से स्टेबलाइज होके बाइंग अटेम्प्ट्स दिखा रहा है। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव स्टॉक अब बन रहा है लंबे अवधि के लिए। ऑफ कोर्स इमीडिएट बेसिस पे ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, बट पोर्टफोलियो स्टॉक ज़रूर ये बनते हुए दिख रहा है। एंड 305 तक के लिए हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोमेंटम, और 280 86 के एक स्टॉप लॉस को हम लगाए रख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए एटर्नल यहाँ पर रखेंगे नज़र कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो बरकरार है एटर्नल पे, और देखते हैं किस तरीके से रिकवरी आने वाले सत्र में आती है या नहीं। बट जी हाँ, जिस तरीके से कैपिटल मार्केट थीम्स प्ले आउट कर रही हैं वो बहुत ही सराहनीय है। एंजल वन और साथ ही साथ 361 वैम की भी हमने बात की, बट HDFC AMC यहाँ पर भी नतीजे आए थे। क्या शानदार तेज़ी आप देख सकते हैं, 5.5% का उछाल, और फ्यूचर्स के टॉप गेनर्स में अब आ चुका है HDFC AMC का काउंटर। एक बार प्रदीप जी, आपकी राय HDFC AMC पर क्या व्यू रखते हैं आप यहाँ पे? जी आज देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक मोमेंटम आया है और ओवरऑल थीम चल रहा है। मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। 2681 के आसपास का प्राइस चल रहा है, इजीली आपको 2750 एंड 28 अबव आपको बहुत जल्दी आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। और पास्ट में भी देखा है हमने 2417 2500 के आसपास एक बहुत ही बढ़िया एक सपोर्ट था। और जिस तरीके से आज का मोमेंटम है, मुझे लगता है कि पूरा दिन चलेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए। और मेरा व्यू HDFC AMC एंड ओवरऑल इस काउंटर में बहुत ही मैं पॉजिटिव हूँ। ऑलराइट, तो चलिए पूरे कैपिटल मार्केट थीम में एक ज़बरदस्त तेज़ी है। HDFC AMC यहाँ पर और भी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है, तो बने रहिए। और यहाँ पर आप नज़रिया जो है वो पॉजिटिव ही रख सकते हैं। इंट्राडे भी उम्मीद है कि और अच्छे मूव्स यहाँ पर आएंगे। बट आज रियल एस्टेट काउंटर्स भी अच्छा बाउंस बैक दिखा रहे हैं। हाल फिलहाल हमने बहुत ज़बरदस्त सेल ऑफ देखा था तमाम रियल एस्टेट काउंटर्स में, चाहे वो शोभा हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो, DLF हो, इन सब में आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो है ये काउंटर्स जो है प्रेशर में रहे। बट एक बार शिवांगी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर आपकी राय, 2.5% की तेज़ी यहाँ पर है, कैसे देख रही हैं? क्या ये बाउंस बैक आगे कंटिन्यू करेगा? प्रॉपर्टी में हमने देखा है कि इनफैक्ट पूरे रियल एस्टेट पैक में हमने देखा है कि पिछले 3 महीनों से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। एंड यहाँ पे सस्टेन्ड बाइंग नहीं नजर आ रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि हम फॉर द टाइम बीइंग रियल एस्टेट पैक को अवॉइड कर सकते हैं। ऑफकोर्स छोटे मोटे बाउंसेस जरूर देखने को मिल सकते हैं, तो इंट्राडे स्विंग्स को प्ले आउट कर सकते हैं। बट ओवरऑल स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर नहीं आ रही है कुछ स्ट्रेच्ड दिनों के लिए। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपके लिए व्यू कहीं ना कहीं एक मोमेंटम ज़रूर है। और आज कच्चे तेल की गिरावट के बाद फिर से OMC काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन है। शिवांगी, एक बार आपका व्यू। BPCL, HPCL लगातार एनालिस्ट जो हैं इसको वैल्यूएशंस के दम पर हाईलाइट करते हैं कि वैल्यूएशंस काफ़ी आकर्षक है। इन दोनों में से कोई स्टॉक जो कि अभी भी आपको अच्छा लग रहा हो?
जी, HPCL की यहाँ पे हम बात करें तो कंसोलिडेट करते हुए दिखा है पिछले 4 सेशन से और BPCL भी यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक में जो है खास कुछ मोमेंटम नहीं नज़र आ रही है, बट ऑफ कोर्स BPCL आउट ऑफ द 2 बेटर प्लेस्ड है। बट ओवरऑल यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअल अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीएल स्लो एंड स्टेडी मूव्स जो हैं आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। देखते हैं इन काउंटर्स में किस तरीके का एक्शन जो है आगे रहता है। पर इंडिया मार्ट यहाँ पर अब देखिए 6% की तेज़ी हमने हाईलाइट की थी, 7.5% का उछाल जो है फिलहाल आप इंडिया मार्ट के काउंटर में देखेंगे। और जी हाँ, नंबर्स भी जो है काफ़ी अच्छे आए हैं कंपनी के। प्रदीप जी, 8% की तेज़ी इंडिया मार्ट के काउंटर में, क्या व्यू रख रहे हैं? आज के लिए जो तेज़ी वो हो गई या और भी रन अप आ सकता है स्टॉक में? मुझे लगता है कि और भी राना इसमें बाकी है। 2310 2320 यहाँ तक जाने का हाई पोटेंशियल है जिस तरीके से पुल बैक यहाँ पे आया है। और एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा। अगर किसी का बाइंग है तो मुझे लगता है कि 2225 में एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और फ्रेश आप करेंट जोन से भी लॉन्ग करके जा सकते हैं। इजीली आपको 2325 2330 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इंडिया मार्ट को लेकर ये व्यू। लेकिन अगर हम स्मॉल कैप में ही कुछ और शेयरों को देखें जहां पर बड़े मूव हैं, तो आप देखेंगे कि जेंटिक का शेयर लगभग 10% ऊपर है। लेकिन बहुत ही सोच के, बहुत ही संभल के आप कुछ डिसीजन लीजिएगा अपने, क्योंकि ये बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। साल भर में लगभग 40% के आसपास की गिरावट आई है जेंटेक के शेयर में। आज बड़ा उछाल है और खबर ये आ रही है कि इनको रक्षा मंत्रालय से 400 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर हाथ लगा है। तो 9% के आसपास का उछाल है, लेकिन कॉशियस रहिएगा। एक और शेयर है जहां पर थोड़ा आपको संभल के रहना है, ज़्यादा उत्साह में नहीं आना है। आज हालांकि बड़ी तेज़ी आ रही है, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी एलिवेटेड आपको नजर आएंगे। वो है छोटी कंपनी है ओरिएंट इलेक्ट्रिक के। आज 7-8% के आसपास का उछाल आपको नजर आएगा। लेकिन इस शेयर ने भी लगातार, अगर आप देखेंगे महीना भर, 6 महीना, साल भर, आपके पैसे उसमें गए हैं। तो ये कुछ शेयर्स हैं स्मॉल कैप में जहां पर थोड़े सा ना आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। फेडरल बैंक का शेयर जरा लेकर आइए, क्योंकि फेडरल बैंक एक बढ़िया परफॉर्मर रहा है, पैसे बना के दिए हैं। ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई थी। आज हम फिर से देख रहे हैं कि इसमें बाइंग इंटरेस्ट लौटा है फेडरल बैंक के शेयर में, और भाव है 255 रुपए के। तो प्रॉफिट टेकिंग क्या कंप्लीट हो गया प्रदीप जी फेडरल बैंक में? बिल्कुल। आज का जो डे लो है ऑलमोस्ट 247, तो मुझे लगता है कि 247 पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड किया जा सकता है विद ए टारगेट ऑफ 267 एंड 275 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म जो करेक्शंस है, जो हेल्दी करेक्शंस आया था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट इसमें हो चुका है। सो जिस तरीके से यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग आ रहा है, मुझे लगता है कि पोजिशन को लॉन्ग करना चाहिए और ऑलमोस्ट स्टॉक अगेन 270 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, 270 के आसपास ही नीचे आ गया था फेडरल बैंक का, और फिर से वहां तक जाने की तैयारी कर रहा है, ऐसा प्रदीप को भरोसा है। लेकिन देखिए, बाजार के एक्शन के बीच ना बजट का एक्शन भी हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि बजट अब बहुत दिन दूर रह नहीं गया है। और अब रुख करते हैं बजट सुपर एक्सक्लूसिव खबर का। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ऑयल मिनिस्ट्री ने बजट में तेल गैस कंपनियों के लिए टैक्स में राहत की मांग की है। और इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इस बात की गुजारिश की है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए खासकर ईएनपी कंपनीज के ऊपर जो इस वक्त टैक्सेस है, खासकर जो ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन है उसके लिए जो टैक्स रेट है उसमें बड़ी कटौती करने की जरूरत है, उसको रैशनलाइज करने की जरूरत है, और सेक्टर के ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो प्रपोजल तैयार किया है उसके हिसाब से जो इस वक्त डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन है, उस पर जो टैक्स है उसमें कटौती करने की सिफारिश की है इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलाइन करने की सिफारिश की है। प्रस्ताव के हिसाब से जो प्री नेल्ट ब्लॉक्स हैं उस पर जो टैक्सेस है उसको घटाकर 35 to 40% के रेंज में लाने की सिफारिश की गई है, जो करंट लेवल है उससे, ताकि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच हो और सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। ये इम्पोर्टेंट है जानना कि इस वक्त जो डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन हो रहा है उस पर 90%
जो कंट्रीब्यूशन है वो प्री नील ब्लॉक्स का ही है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह सिफारिश की है कि जो इफेक्टिव टैक्स रेट है उसमें बड़ी कटौती करने की जरूरत है अगर 2030 का जो टारगेट है डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन का उसको हासिल करना है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव दिया है पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने का। हालांकि जीएसटी काउंसिल को इस पर फैसला लेना है, लेकिन जाहिर तौर पे वित्त मंत्रालय प्रयास कर सकता है, प्रस्ताव तैयार कर सकता है। हालांकि इस तरह की सिफारिशें पेट्रोलियम मंत्रालय ने पहले भी की है ताकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को खासकर नेचुरल गैस और एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाई जाए। लेकिन इन प्रस्तावों पर पहले राज्यों को ऐतराज रहा है, इस पर चर्चा नहीं हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर से सिफारिश की है और ये कहा है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में स्टेबल टैक्सेशन पॉलिसी की जरूरत है, खासकर अगर सेक्टर के ग्रोथ की बात करनी है, ग्रोथ को देखना है। लिहाजा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाना जरूरी है और एक बार फिर से इस बात की सिफारिश की है कि पेट्रोलियम मंत्रालय इसके प्रयास करे। ऑयल मिनिस्ट्री से ये बड़ी मांग और आपने देखा ये एक्सक्लूसिव खबर, बजट से एक्सक्लूसिव खबर। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए इस तरह की भी डिमांड अब चल रही है। शुक्रिया प्रकाश ये अहम खबर लेकर आने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। लेकिन चलिए बजट की बातचीत शुरू हो चुकी है। तो 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है, आप जानते ही हैं, और अब नजरें टिकी है उस बजट पर जो आपकी कमाई और निवेश की दिशा तय करेंगी। बजट पेश होने से पहले ईटी नाउ स्वदेश लेकर आया है आपके लिए खास सेगमेंट बजट का बादशाह। चलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है, मेरे एसेट के वरुण गोयल है। वरुण जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत सर करते हैं कुछ ऐसे सेक्टर को लेकर जिससे बजट की काफी ज्यादा उम्मीद रहती है। एग्री सेक्टर के साथ करते हैं शुरुआत आज। क्या लग रहा है सर, क्या उम्मीदें हैं इस बार की बजट में और ऐसी क्या कहां पर फोकस रहना चाहिए? जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर्स है, उनको कहां नजर रखनी चाहिए इस बार? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पे आमंत्रित करने के लिए। और जैसा कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल का बजट भी फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते में मजबूती से चलेगा। हमारा ऐसा अनुमान है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ी कोशिश, बड़ी पहल बनाए रखेगी। रोड्स, रेलवेज, डिफेंस, ये सब सेक्टर्स पे फोकस बना रहेगा। किसानों के लिए तो हर साल ही बजट में बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारी नई नई योजनाएं रहती हैं। हमें लगता है एक्वाकल्चर के लिए, जो कि यूएस टैरिफ की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्टेड है, उसके लिए जरूर कुछ इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से आ सकते हैं। ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट के साथ ग्रोथ को कैसे मेंटेन करना है, सरकार की कोशिश ये 2 चीजों पे रहेगी। ऑलराइट, तो ये उम्मीदें ज़रूर हैं। वरुण जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। बट कौन से सेक्टर्स को आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा पुश मिलता हुआ दिखेगा? क्योंकि देखिए डिफेंस के लिए लगातार बजट में हमने बढ़त देखी है, साथ ही रेलवेज़ पर फोकस है। बट क्या इस बार फिर से ऐसी सरकारी चीज़ों पे, डिफेंस, रेलवेज़, इनमें और भी बजट में बढ़त की आप उम्मीद लगा के चल रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग सृष्टि। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से डिफेंस पे इंडिजिनाइजेशन का बहुत बड़ा फोकस है और जिस तरह का माहौल दुनिया में इस वक्त बना हुआ है, आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि सरकार डिफेंस पे और ज्यादा फोकस करे। तो हमें लगता है जो डिफेंस कैपेक्स है, डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों सेगमेंट्स के लिए उस पे फोकस बना रहेगा और बड़ा एलोकेशन में इंक्रीज होगा। इस साल भी हमने देखा कि सरकार ने 2 बार इंक्रीमेंटल एलोकेशन डिफेंस के लिए लिया है और ये आई थिंक कोशिश बनी रहेगी। साथ साथ रोड्स, रेलवेज, ऑलरेडी बहुत काम पिछले 10 सालों में हुआ है। हमें लगता है रेलवेज में खासकर नई वंदे भारत ट्रेन और अनाउंस हो सकती हैं। जो रेलवे केपेक्स है, इलेक्ट्रिफिकेशन का जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है, लेकिन काफी सारे स्टेट्स में मेट्रो प्रोजेक्ट्स, इसकी और भी कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। रोड्स में डेफिनेटली ऑलरेडी काफी इन्वेस्टमेंट्स हर साल होता है और वो मोमेंटम बना रहेगा। हमें लगता है कि सरकार की तरफ से कंजम्पशन के एरिया में पिछले 1 साल में काफी सारी पहल हुई है। जीएसटी रेशनलाइजेशन हुआ है, इनकम टैक्स रिडक्शन हुआ है, तो वो कंजम्पशन को ऑलरेडी एक बूस्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुका है। तो ये बजट में कोशिश इन्वेस्टमेंट्स और केपेक्स साइड को और ज्यादा प्रोत्साहन देने की जरूर रहेगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को और कैपेक्स को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। डिफेंस पर तो सरकार का ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट है। लास्ट ईयर हमने देखा कि लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एलोकेशन था 10% के इंक्रीज के साथ। वरुण जी जरा ये टैक्सेशन वाले मुद्दे पर आते हैं।
हमेशा उम्मीदें होती है लोगों की, भले ही कितना सरकार की तरफ से कुछ आ जाए। लास्ट ईयर तो बड़े डिसीजंस लिए गए, तो ये पर्सनल टैक्स को लेकर, कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर, या फिर मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट हो गया, कमोडिटीज मार्केट हो गया, क्या आपको लगता है कोई चेंजेस होंगे, कुछ रिलीफ सरकार की तरफ से और आ सकते हैं? देखिए, जहां तक कैपिटल मार्केट रिलेटेड टैक्सेस है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, एसटीटी सीटीटी, आई थिंक इसमें जरूर आई थिंक काफी चर्चा है कि सरकार से लोगों ने आई थिंक कई बार रिप्रेजेंटेशन भी हुआ है कि उसमें कुछ रेशनलाइजेशन किया जाए। तो देखते हैं सरकार इस पे क्या पहल लेती है। आई थिंक सबसे बड़ा एक जो रिफॉर्म है वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। तो जीएसटी कट्स, इनकम टैक्स कट्स के बाद जैसा कि हम जानते हैं तो 8th पे कमीशन जो कि अगले साल 1 जनवरी से एक्सपेक्टेड है, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा कंजम्पशन स्टिमुलस फिर रहेगा। ये बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद कुछ रेशनलाइजेशन एसटीटी सीटीटी में ऐसा की इंडस्ट्री की डिमांड है, और देखते हैं कि सरकार उसे पूरा कर पाती है कि नहीं। ओके सर, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि बजट के को ध्यान में रखते हुए क्या लग रहा है सबसे बड़े रिस्क फैक्टर आपको वरुण जी क्या दिख रहे हैं? अगर वो रिस्क फैक्टर है तो उसके हिसाब से किस तरह के इन्वेस्टमेंट थीम पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, हम जो देख रहे हैं कि आज दुनिया का जो माहौल है, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रिस्क और इंडियन बाजार के लिए भी जो रिस्क हैं वो बाहर से ज्यादा आ रहे हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी बहुत स्ट्रांग है, हमारी जीडीपी ग्रोथ ये साल 7.5% के आसपास एक्सपेक्टेड है, अगले साल भी हम लोग मान रहे हैं कि 6.5 से 7% के लिए होनी चाहिए। तो जरूरी ये होगा कि डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहे। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पर्सनल टैक्सेस, जीएसटी को रेशनलाइज किया है। हमारा आइडिया है, हमारा अनुमान है कि इस बजट में और कुछ रेशनलाइजेशन मेजर्स, आपके रिफॉर्म मेजर्स, जैसे कि हमने इंश्योरेंस सेक्टर में देखा, सरकार ने हाल ही में एक बड़ा रिफॉर्म किया, फॉरेन ओनरशिप को इंक्रीज किया। ऐसा कुछ और सेक्टर्स में हम लोग उम्मीद करेंगे कि सरकार जो रेशनलाइजेशन की जर्नी है वो कंटिन्यू करे। प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड सेगमेंट्स हैं, पीएलआई स्कीम्स हैं, कई सारी स्कीम्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बजट के बाहर भी अनाउंस की हैं। हम ऐसा मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, मोबाइल, सेमीकंडक्टर्स और एआई जो एक बहुत बड़ा थीम है, बहुत बड़ा सेक्टर है, इन सेक्टर्स की तरफ सरकार का फोकस बना रहेगा, और यहाँ पे और इंक्रीमेंटल स्टेप्स हमको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, पर वरुण जी, एक और मांग जो कि इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स ने भी सामने रखी थी वो थी एसटीटी को लेकर। हमारी भी ये खबर है, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि कैश मार्केट ट्रेड्स में एसटीटी को कम करने की जो मांग है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स लगा के उन्होंने ये मांग सामने रखी है। जिस तरीके से एफआईआईस का इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा है भारतीय बाजारों में, क्या आपको लगता है कि ये सही समय है या फिर सरकार को ऐसे कुछ कदम उठानी चाहिए या उठा सकती है वो? देखिए, ये बहुत मुश्किल है कहना कि सरकार क्या करेगी। डेफिनेटली इंडस्ट्री ने अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन किया है। एक और चीज जो कि हो सकती है वो है सीटीटी, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। वो आज की डेट में एसटीटी से कम है, तो वो भी बढ़ सकता है, एक वो पॉसिबिलिटी है, या दोनों को रेशनलाइज करके नीचे लाया जा सकता है। वो मतलब अभी ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि सरकार क्या कदम उठाएगी, बट ये दोनों में रेशनलाइजेशन की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। ओके, शुक्रिया वरुण जी, और आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि बजट से पहले और बजट के बाद किस तरह की और कौन सी थीम पर फोकस करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट को अपने किस तरह से रिबैलेंस कर सकते हैं। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने सहयोगी तृप्ति को भी जोड़ते हैं। तृप्ति इन्फोसिस के शेयर को लेकर कुछ रिपोर्ट लेकर आई है। इन्फोसिस के शेयर में आज 5% की शानदार तेजी है। इस तेजी के पीछे क्या वजह है, वो तृप्ति के पास वो डिटेल्स हैं, और साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं इन्फोसिस को लेकर वो भी तृप्ति बताएंगी। तृप्ति बताइए। बिल्कुल विश्व मोहन, सही कहा आपने। आज इन्फोसिस के शेयर में हम देख सकते हैं 5% की शानदार तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है इस वक्त, और इसके पीछे जो वजह है वो है कंपनी का मजबूत गाइडेंस। जी हाँ, Q3 के नतीजे यहाँ पर जारी किए हैं। थोड़ा से मुनाफे पर दबाव देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल अच्छी अर्निंग्स रही है। लेकिन कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है वो काफ़ी शानदार रहा है। FY26 में कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू का जो गाइडेंस है वो 3% ग्रोथ है यहाँ पर देख रहे हैं आते हुए। ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस इन्होंने 20 से 22%
3% यहाँ पर रखा है, जो कि काफ़ी शानदार है। और रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 2-3% से बढ़ाकर अब 3 से 3.5% के बीच में दे दिया है। तो काफ़ी मजबूत गाइडेंस के चलते यहाँ पर शानदार ग्रोथ हम अभी इन्फोसिस में इस फिलहाल देख रहे हैं। ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश है इन्फोसिस पर, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो इन्होंने अपनी बाई के रिकमेंडेशन को यहाँ पर बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 2,200 रुपये का दिया है। साथ ही नुवामा ने भी अपनी खरीदारी की राय को इन्फोसिस पर बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1,900 रुपये का दिया है। सिटी ने न्यूट्रल रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। 1,700 रुपये का टारगेट प्राइस इस वक्त इन्होंने रखा है। साथ ही मॉर्गन स्टैनली की बात करें, इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार है, लेकिन टारगेट को यहाँ पर बढ़ा दिया है। 1,760 रुपये का टारगेट यहाँ पर दिया है। तो देखिए सारी ब्रोकरेजेस यहाँ पर इन्फोसिस पे बुलिश है, जिसके चलते भी हम आज इन्फोसिस में तेजी देख रहे हैं। इनके तीसरी तिमाही के नतीजों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। Q3 में देखिए यहाँ पर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो 2% से ज़्यादा की ग्रोथ रही है। 44,490 से बढ़कर ये 45,479 करोड़ रहा है इनका रेवेन्यू। एबिट की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी नज़र आई है। 9,553 से 9,479 करोड़ यहाँ पर एबिट रहा है। और एबिट मार्जिन में भी थोड़ा सा दबाव दिया है। 21% का यहाँ पर हमारा अनुमान था, लेकिन करीब 20% के आसपास एबिट मार्जिन यहाँ पर आया है। प्रॉफिट पर थोड़ा सा प्रेशर दिखा है, क्योंकि जो नए लेबर कोड्स लागू हुए उसका इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आया। और 7,364 करोड़ से घटकर 6,654 करोड़ रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो ओवरऑल अर्निंग्स काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन मजबूत गाइडेंस के दम पर आज इन्फोसिस करीब 5% की तेज़ी दिखा रहा है। और कल ADR में भी हमने करीब 10.5% के आसपास की तेज़ी इन्फोसिस में देखी थी। जी ठीक है, शुक्रिया तृप्ति। तो इन्फोसिस अच्छे नंबर्स और उससे कहीं ज़्यादा बेहतर गाइडेंस के चलते हम देख रहे हैं कि चल रहा है और ब्रोकरेजेस बुलिश हैं। कल की क्लोजिंग मतलब परसों की क्लोजिंग प्राइस से 18-19% के अपसाइड की उम्मीद जता रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेज। हालांकि अब शेयर लगभग 1 महीने के ऊपरी स्तर पर आ गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे 52 वीक हाई से तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आपको इन्फोसिस का शेयर नज़र आएगा। लेकिन आज इन्फोसिस ने पूरे के पूरे मार्केट को हम कह सकते हैं कि एक नया जोश देने का काम किया है, क्योंकि इन्फोसिस के अगुवाई में सारे के सारे IT शेयर जो हैं वो दौड़ लगा रहे हैं। विप्रो नतीजों से पहले 3% ऊपर, टेक महिंद्रा 2% ऊपर, TCS, SCL टेक, यानी कि अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो टॉप 10 में से 5 जो हैं IT शेयर आज अपना दम दिखा रहे हैं। और IT के अलावा कुछ कुछ कंजम्पशन शेयर में अगर हम देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर करीब 1% ऊपर है। लेकिन एक कंपनी हम देख रहे हैं कि ये श्रीराम फाइनेंस थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन आज श्रीराम फाइनेंस में एक रिन्यूड इंटरेस्ट है और फिर से 1,000 रुपये के ऊपर निकल के ये आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। एक रेंज में क्लोज कर रहा था पिछले 3-4 सत्र से, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बढ़िया मोमेंटम है। 1,025 का इसका रिकॉर्ड हाई है और उससे ज़्यादा दूर अब है नहीं, 10-15 रुपये के आसपास की दूरी रह गई है श्रीराम फाइनेंस में। चलिए एक छोटे से विराम का समय है, लेकिन ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ हम करेंगे 10 के बाजार की शुरुआत। कमोडिटीज पर नजर डालेंगे, चांदी में थोड़ी क्रैक आए हैं, क्रूड में भी नरमी आई है, और उसके बाद बाजार में आपको आगे क्या करना है, बजट से पहले आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।